ओके, आज का जो हमारा इंशाल्लाह टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कंस्ट्रक्शन मशीनरी से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें जो हमारी कंस्ट्रक्शन मशीनरीज जो हैं वो किस एतबार से हेल्पफुल होती हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, और इन पर्सपेक्टिव टू मैनुअल लेबर क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमारी कुछ डिस्कशन में रहेंगी। सबसे पहले जो हम अगर ऑन अ ब्रॉडर सेंस अगर इसको हम कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली कोई मशीन भी अगर हमारे पास किसी भी एक्टिविटी में, सिविल एक्टिविटी के अंदर यूज़ हो रही है, तो बेसिकली इट इज़ जस्ट असिस्टिंग द होल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कोई भी मशीनरी डिप्लॉय कर देते हैं किसी सिस्टम के अंदर तो वो वंस एंड ऑल सारा काम खुद कर रही है, खुद डिसीजंस ले रही है और सारे मामलात हैंडल हो रहे हैं। डेफिनेटली जो आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन है हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस के अंदर। किसी न किसी वे के अंदर जब तक ह्यूमन इनपुट उसके अंदर नहीं आ रही होती, आपका वो जो सिस्टम है वो बेसिकली साइकिल फॉर्म के अंदर नहीं चलता। लेकिन इन चीज़ों की मदद से विद द एड ऑफ दीज थिंग्स, जो भी मशीनरीज हैं, हम यकीनन अपने काम को आसान, मोर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव ज़रूर बना सकते हैं। तो हमारे पास जो मेन कैटेगरी के अंदर दो चीज़ें आती हैं उसको हम इस तरह से करेंगे कि एक लेबर, मैनुअल लेबर है, और एक हमारी पास मैकेनिकल लेबर है। बेसिकली वही जिसके अंदर ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन मशीनरीज आ जाएंगी। और मैनुअल लेबर के अंदर भी आप लोगों ने एक वर्ड सुन रखा है कि स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर, बड़ी कॉमन सी टर्म है, रूटीन में यूज़ होती है। तो फील्ड के अंदर हमारे पास दो तरह के, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैनुअल लेबर की अगर अभी हम बात करें तो दो तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, मैन पावर होती है या वर्क फोर्स होती है, वो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी भी अपनी ट्रेड के अंदर, किसी भी के अंदर स्किल्ड पर्सनस कहलाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अनस्किल्ड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मेसन है जो आपका ब्रिक वर्क करता है, ठीक है, तो मिस्त्री है, यानी कि वो एक स्किल्ड लेबर के तौर पर एक्ट करता है। और इसके अलावा जो आपके पास उसके साथ अगर कोई हेल्पर है उसी मेसन के साथ, तो वो अनस्किल्ड लेबर के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। इवन मैनी मोर जो और भी ट्रेड्स हैं, मींस के एक साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक कारपेंटर भी होता है, ठीक है, जिसने तमाम शटरिंग और स्कैप फोल्डिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, वो एक स्किल्ड पर्सन होता है। एक स्टील फिक्सर होता है, वो एक स्किल्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो जितने भी ये ग्रुप्स बनते हैं इनमें एक एक दो दो लोग तो स्किल्ड पर्सन होते हैं, और बाकी इनके साथ जो अटैच्ड क्रू होता है वो बेसिकली नॉर्मली अनस्किल्ड पर्सन होता है, हेल्पर्स होते हैं जो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, उनको कोई डायरेक्शन दे दी जाती है और वो बस उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास इस फॉर्मेशन के अंदर किसी भी साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बनती हैं। आप कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर भी फिर दो तरह के केसेस हो जाते हैं। वो प्रोजेक्ट्स जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, मींस के उनका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और इवन मोर देन डैट। फॉर एग्जांपल आपके जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो 10-10 साल, इवन के 12-12 साल चल सकते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ द डैम। कि अगर आपका एक मेगा डैम बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है, तो वो नॉर्मली 10 साल तो उसके लिए कोई चीज़ नहीं होती, 10-10 साल तक वो प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। इवन देन उसके अलावा भी जो आपके बाकी सिविल के प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर साल, 2 साल या 3 साल तक स्पैन आउट कर रहे होते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। और नॉर्मली जो हमारा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मुल्क में भी, कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स को अलॉट किया जाता है, जो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर के प्रोसेस के अंदर एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर जो हमारे कुछ लेक्चर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल वे आउट्स हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड होता है या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। तो उस सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इस वक्त आपसे बात करूं तो वो ये है कि वो नॉर्मली इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑटोमेटिकली सिस्टम उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को देता है जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकें। तो इन प्रोजेक्ट्स की फिर कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके जो स्टाफ होता है या जो भी आपकी वर्कमैन या लेबर होती है वो नॉर्मली उस कॉन्ट्रैक्टर की परमानेंट लेबर होती है। मोस्ट ऑफ द जो उसके स्किल्ड पर्सन होते हैं वो उसके साथ परमानेंट अटैच्ड होते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो उस कंपनी के साथ मूव कर जाएंगे उस साइट के ऊपर। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जिस साइट के ऊपर मूव करते हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो लोकल इन्वायरमेंट से या लोकेलिटी से वो कुछ लेबर जो है प्रोजेक्ट बेस के ऊपर भी या डेली वेजेस के ऊपर हायर कर लेते हैं। जब वो उस प्रोजेक्ट से मूव करके किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी चली जाती है तो वो वाली लेबर एज इट इज़ वो उस कंपनी से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता, वो अपने इलाके में ही रह जाते हैं।
तो इस तरह की सारी सिचुएशन जो है वो हमारे पास आती है। स्किल्ड लेबर्स के अंदर जो आपकी मशीनरी है, जो कि हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर सेकंड पार्ट था, मतलब लेबर, मैनुअल लेबर और मशीनरी लेबर जो है। तो इवन जो मशीनरी लेबर भी है, जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, उनको भी ऑपरेट करने के लिए आपको एक ह्यूमन पर्सन ही बेसिकली चाहिए, एंड दैट इज़ अ स्किल्ड पर्सन। लास्ट लेक्चर में हमने एक ऐसे क्विक एग्जांपल एक देखी थी, डिस्कस की थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है आप उसको लाकर किसी मशीन के ऊपर बिठा देंगे और वो उसको ऑपरेट कर लेगा। अगर हम इस बात को ज्यूम कर भी लें कि उसके पास एक लिमिटेड नॉलेज है और वो उस मशीन को ऑपरेट कर भी लेता है, तो यकीनन वो उसको स्किल्डफुली या इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जो हमारी आउटपुट होगी उस मशीन की वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब वही काम वो उस बंदा उस ऑपरेट तो कर रहा होगा उसको, लेकिन वही काम जो 1 घंटे या 2 घंटे का है वो उस मशीन को यूज़ कर हो सकता है पूरा दिन लगा दे। तो बेसिकली आपकी जो आउटपुट है किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी एक्टिविटी की, वो बुरी तरह से मुतासर होती है, जो अल्टीमेटली फिर आपके जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं उनको भी अफेक्ट कर रही होती है। तो जो स्किल पर्सन है, वो जो मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाने के लिए भी जो बंदे हैं, दोज आर द स्किल्ड पर्सन्स। अनस्किल्ड पर्सन्स के अंदर जिस तरह से बात होगी, जो भी हेल्पर्स हैं, क्लीनर्स हैं, कोई भी ऑयल मैन है, डेफिनेटली अगर कोई मशीन के साथ इन्वॉल्व है तो वो उसकी रेगुलर जो मेंटेनेंस है, जिसके अंदर उसकी ऑयलिंग करनी भी है, उन्होंने उसको इंजन ऑयल चेंज करना है और इस तरह के तमाम मामला हैं, तो वो सारा काम, इस तरह के जो काम है वो अनस्किल्ड पर्सन भी कर सकते हैं। मैकेनिकल लेबर के अंदर बेसिकली वर्क डन बाय हैवी मशीनरी ऑपरेटेड बाय फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे यहाँ तो जो मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट हमें या इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी देखने में नज़र आती हैं वो फ्यूल ऑपरेटेड ही हैं, बट छोटे लेवल के ऊपर हमें कुछ इक्विपमेंट इस तरह के भी नज़र आते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स आगे आ जाएंगी, या क्विकली चले मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जिस तरह से कंक्रीट के अंदर वाइब्रेटर यूज़ होता है, इसके दोनों वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जिन साइट्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर वो जो वाइब्रेटर यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर, प्रॉब वाइब्रेटर्स, तो उसको वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देते हैं टू ऑपरेट दैट इक्विपमेंट। लेकिन जिन एरियाज़ के अंदर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पर बाकी भी जितनी नीड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो जनरेटर्स की मदद से पूरी की जा रही होती हैं। तो इस तरह के इक्विपमेंट भी अवेलेबल हैं। वाइब्रेटर की अगर हम बात करें तो जिनके ऊपर ही छोटा सा जनरेटर भी बेसिकली अटैच्ड होता है, और उसी के अंदर आप फ्यूल जो है उसको फिल कर देते हैं और उसकी वर्किंग से अल्टीमेटली जो ऑपरेटर्स है वो वर्क करता है। कंपैक्टर्स भी इसी तरह के छोटी फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। खसूसन ये इस तरह के जो छोटे इक्विपमेंट्स हैं, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ज़रूरत होते हैं, जहाँ पर हमारे पास कोई बड़ी मशीनरी एक तो बिल्डिंग के अंदर जा नहीं सकती, एज़ फॉर एज़ कि जब बिल्डिंग का प्रेमिसेस जो है वो क्लोज हो गया और दीवारें बन गई हैं, ठीक है। तो रोड्स के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर हमारे पास जो मशीनरी देखने में भी नज़र आती है रूटीन लाइफ में, उनका जो साइज़ है इट इज़ ह्यूज एंड बल्की, क्योंकि वहाँ पर हमें इस तरह की लिमिटेशंस नहीं होती कि हमने किसी कवर्ड एरिया के अंदर काम करना है। ओपन स्पेस होती है, इजीली आप अपनी मशीनरी को पार्क कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सारे मामलात वहाँ पर आसान होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट आया हुआ है, आप लोग भी जानते हैं, हम स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से इवन के पढ़ते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो इसकी एक तो खसूसियत ये भी है कि इतना बड़ा नेटवर्क कंट्री लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश किया गया, और उसके अंदर जिस दौर में हुआ उस दौर में इस तरह की कोई हैवी मशीनरी और एडवांस्ड मशीनरी भी अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारा मैनुअल या लेबर या जो स्किल्ड लेबर्स हैं और अनस्किल्ड लेबर्स हैं मैनुअल, उनकी मदद से ये सारा जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। सो बेस्ड अपॉन द टाइम आपके पास चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशंस आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। वही काम जो पहले मैनुअल होता था, अब वो मशीन्स उसको ऑपरेट कर रही हैं। ऑल दो के इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो अभी आगे आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वक्त की रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं उस हिसाब से हमें इन चीज़ों को अडॉप्ट करना भी फिर ज़रूरी होता जा रहा है। विद द इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीपल लेस लेबर इज़ अवेलेबल। तो ये चीज़ भी देखने में अब मिलती है कि हमारे पास जो कंडीशन है, जो हमारी मतलब इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर किसी भी कंट्री की इम्प्रूव होती हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उससे फिर जो लेबर
वर्क है या लेबर मैन फोर्स है वो आपकी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। मींस के पहले कोई आदमी जो है, हम ये कहते हैं कि वो खुद एक मेसन था, ठीक है, अपने हाथ से काम करता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी इकोनॉमिकल लेवल जो है वो इस तरह से रेज कर जाता है कि वो खुद एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। अब वो खुद अपने हाथ से काम नहीं करता, लेकिन उसने अपने नीचे 2-3 लोग जो हैं अटैच कर लिए हैं। तो उस सिस्टम में से बेसिकली एक बंदा एज अ मेसन जो काम कर रहा था वो बेसिकली निकल गया है। तो इसी तरह से और बेशुमार एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी। किसी भी रीज़न की वजह से किसी बंदे का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो उसको इकोनॉमिकल फाइनेंशियल लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जो कंट्री लेवल के ऊपर जो गुड पॉलिसीज़ हैं बनाने वाले, उसकी वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से, तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसा एक फैक्टर आ जाता है कि हमारे पास जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उसके अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट कर लें, जो भी हो जाए हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी मुल्क में ये चीज़ें मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। इवन कि आप कोई डेवलप्ड कंट्री भी ले लें, ठीक है, बहुत अच्छी उनका जीडीपी है, उनकी इकोनॉमिक लेवल उनका बहुत अच्छा है, स्टिल वहाँ पर आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिलेगी, ठीक है। अब ये चीज़ है, हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर वहाँ पर इस चीज़ की रेशो कम हो जाए, तो आप लोगों ने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की होगी अपने सुनने में मीडिया पर जिस तरह से भी, कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल एज अ स्किल्ड पर्सन लेबर के कैडर के अंदर, तो आपको आसानी से मिल जाता है। द रीज़न बिहाइंड कि उनकी अपनी जो आबादी है वो अब उस फेज़ से निकल कर किसी हायर लेवल के ऊपर जा चुकी हुई है, वन लेवल स्टेप ऊपर चली गई है। उनकी अपनी लेबर या उनके अपने जो रेजिडेंट्स हैं, जो उस मुल्क के रिहायशी हैं, उसमें अब वो उस तरह की लेबर मिलना मुश्किल हो गई है। तो जब मुश्किल हो गई है तो काम तो चलने हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपकी कंप्लीट ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो जाए उस चीज़ के अंदर से। तो वो डेफिनेटली फिर दूसरे ममालिक से जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो काम वो लोग बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ से जब जाते हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस है, ये जो इकोसिस्टम है, ये बेसिकली इस्टेब्लिश रहता है। और बेसिकली अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मतलब इसमें एक बड़ी हिकमत है। हम ये भी कह सकते हैं अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि वो हर शख्स को इतनी फाइनेंशियल ताकत दे देता कि उसको कारपेंटर बनने की ज़रूरत ना पड़ती, उसको मोची बनने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अगर इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचा जाए तो ये जो तकसीम है इट इज़ वेरी वाइज, ठीक है। किस तरह से है ये उसकी हिकमत है लेकिन इसको देखा जाए तो इससे हमारा ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। अगर सारे ही लोग एक मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि वो अमीर हो जाएं या उनको इस किस्म के काम करने की रिक्वायरमेंट ना रहे, तो डेफिनेटली सिस्टम जो है वो नहीं चल सकेगा, कोलैप्स हो जाएगा। कुछ टाइम तक तो वो सस्टेन करेगा सिस्टम, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म वो कभी भी सिस्टम सस्टेन नहीं करेगा। तो ये जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है इस सारे सिस्टम की, ये एक नेचर का बेसिकली एक बनाया हुआ सारा सिलसिला है। तो इस चीज़ को वो नेचर भी किसी हद तक बैलेंस कर रही होती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको भी इसके अंदर बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए, ना कि किसी एक जगह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाए और जो सिस्टम को चलाने के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो वहाँ पर मुश्किल होते चले जाएं। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में आप लोग जाएं स्टिल बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इवन के जो इलिटरेट पर्सनस हैं उस लेवल भी, जो मज़दूर हैं, ठीक है, उस लेवल के ऊपर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपको मतलब हर इवन के बड़े शहरों में तो ख़ुसूसन डिफरेंट एरियाज़ में चौक जो होते हैं आपके मेन इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं शहरों के, वहाँ पर आपको लेबर बैठी हुई मिल जाते हैं, ठीक है, कि वो डेली वेजेस पे बैठे हुए होंगे, आप उनको जाकर पे करें और वो जो भी एक्टिविटी आपने करवानी है उस हिसाब से। कोई वहाँ पर एज अ पेंट करने के लिए अवेलेबल होता है, कोई वहाँ पर एक्सकवेशन करने के लिए अवेलेबल होता है, बेस्ड अपॉन दियर एक्सपर्टीज़ या उनकी जो लिमिटेड स्किल्स हैं उसकी मुनासबत से। तो बहरहाल ये एक सिस्टम जो है इसने इसी फॉर्मेशन के अंदर चलना है। अब मशीनरी जब इसकी वर्सेस में आती है एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल लेबर, तो उसके कुछ अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मशीनरी सिविल सेक्टर के अंदर यूज़ होती है, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है जो बड़ी मशीनरीज हैं, ठीक है। छोटी मशीनरीज तो समहाउ किसी न किसी हद तक बन रही हैं, या चाइना की मदद से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मतलब एक ग्लोबलाइजेशन हो चुकी हुई है तो बड़ी आसानी के साथ वहाँ से मंगवाई जा सकती हैं एट अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। बट स्टिल अगर आप किसी और मुल्क से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो यू हैव टू पे
फॉर दैट इक्विपमेंट और दैट मशीनरी इन फॉरेन एक्सचेंज। आपको फॉरेन एक्सचेंज का मदद लेनी है, आप उसको अपनी जो प्राइमरी या जो अपनी करेंसी है उसके अंदर तो आप उसको पे कर नहीं रहे होते, तो डेफिनेटली इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमिकल सिचुएशंस। कि जब आप किसी डॉलर में, यूजली डॉलर के अंदर पेमेंट्स हो रही होती हैं, तो हमारा क्योंकि करेंसी बहुत डीवैल्यू हो चुकी हुई है, तो उसकी बनस्बत से हमें हमारा जो बजट है या हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्कल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट आ जाता है अगर हम अपनी ट्रेड जो है वो मैक्सिमम इस तरह से रखेंगे हर चीज़ ही हमने बाहर से मंगवानी है। कंट्रीज़ उस वक्त स्टेबल होती हैं जब उनकी इस ट्रेड के अंदर बैलेंस आ जाता है कि कितना वो सामान बाहर भेजते हैं और कितना वो बाहर से अपने मुल्क में लाते हैं। अगर इस सिस्टम के अंदर बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाए तो आप लोगों की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं वो मुल्क के कम हो जाते हैं या मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो पत्ती तक बाहर से मंगवाते हैं कि चाय हमने ज़रूर पीनी है और हम उसको बाहर से इतना पैसा देकर मंगवाएंगे। और कुछ रिसोर्सेज के अंदर हम मजबूर भी हैं डेफिनेटली, मतलब आयरन इज़ द नीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल आयरन का ओर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो हमें उस चीज़ को, जो मार्केट की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमें बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, सॉरी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ चलती है इसी फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर हमारा बस है, एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उनको इन चीज़ों के ऊपर बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए। मुझसे कोई बंदा शेयर कर रहा था, जस्ट आई डोंट नो, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, बट इन अ लॉजिकल वे मुझे उसकी बात ठीक लगी है। जिस मतलब ईरान के बारे में वो बता रहे थे, आप लोगों को आइडिया है ही कि ईरान के ऊपर कुछ अमेरिका की जो उनकी आपस में सिलसिले चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेड ऑफ एंड इनके ऊपर उनके ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बेसिकली पाबंदियां हैं स्टिल अभी भी। तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। तो उनकी जो लीडरशिप थी, उन्होंने एक फ़ैसला किया फॉर एग्जांपल इसी चीज़ के ऊपर, चाय के ऊपर, कि चाय की पत्ती अगर हमने इस तरह से मंगवाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आउटसोर्स देना पड़ता है, फॉरेन करेंसी हमें पे करनी पड़ती है इन पाबंदियों की वजह से। तो वाई नॉट वी मे कट शॉर्ट आर दिस रिक्वायरमेंट कि हम ठीक है चाय नहीं पियेंगे तो नो प्रॉब्लम, या जितनी हमारे मुल्क की कल्टीवेशन आउटपुट है हम बस उसी को यूटिलाइज कर लेंगे और हर बंदा बहुत मियाना रवि के साथ रहते हुए उस अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेगा ताकि हमें बाहर से वो चीज़ ना मंगवानी पड़े। सो दीज आर दी पैरामीटर्स और दीज आर द यू कैन से द विजडम पॉइंट्स के जिसमें लीडरशिप अगर आपकी कौम को किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर लेती है तो फिर डेफिनेटली वो कौम जो है तरक्की भी करती है। ठीक है, तो बहरहाल हमारा, क्योंकि यहाँ पर कोई इस किस्म की इंडस्ट्री नहीं है, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, तो हमें जो इक्विपमेंट है, मशीनरी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। और फ़र्ज़ करें एक दफ़ा हमने वो मंगवा ली तो अल्टीमेटली जो उसकी लाइफ टाइम मेंटेनेंस आनी है उसके ऊपर, पीरियोडिक मेंटेनेंस जो भी चलनी है, उसके लिए हमें उसके स्पेयर पार्ट्स भी ज़रूरत होंगे, उसके रिक्वायर्ड जितनी भी चीज़ें हैं तो वो भी अनफॉर्चुनेटली अगर हमें बाहर से ही मंगवानी है तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जो है बेसिकली इसी किस्म की फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड के ऊपर जो है वो लग जाता है। अब कुछ एडवांटेजेस जर्नल हम चंद एक स्लाइड्स में कवर कर लेंगे कि मैनुअल लेबर की बेसिकली क्या मेजर एडवांटेजेस हो सकते हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर, खसूसी तौर पर टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया। खसूसन जिस तरह से बात की, कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो उस इलाके के लोगों को, एक तो जो लेबर है हमें उसको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर, और इससे एक तो उनको उस टाइम तक के लिए, जितने भी टाइम का वो प्रोजेक्ट है, उनको जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो मिल जाएगा और उनकी जो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी, सस्टेन हो जाएगी। और इसी तरह से आपके पास जो हमारे पास ये चीज़ भी हाँ देखने में आती है कि अमूमन क्या होता है कि जो हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है कि किसी साइट पर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा होता है, नॉर्मली जो हमारे हार्वेस्टिंग सीज़न है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी लेबर है बेसिकली, या छोटे छोटे वो लोग भी जो बेसिकली ये आपकी जो है फसलें हैं इनकी काश्त या इवन बाद में इनकी कटिंग वाला जो हार्वेस्टिंग वाला प्रोसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। बट इन दो सीज़न वो लोग भी, उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेन ज़रूर किया हुआ होता है कि वो इस किस्म का लेबर वर्क कर कर उस छोटे से टाइम के अंदर एक रीज़नेबल अमाउंट जो है वो वहाँ से कमा लेते हैं। तो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करेंगे जब आप लोग इंशाल्लाह पास आउट होकर फील्ड्स में प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होंगे
कि नॉर्मली लेबर क्या करती है कि जब इस तरह का हार्वेस्टिंग सीज़न आता है तो वो बेसिकली अपनी साइड प्रोजेक्ट से ऑफ लेकर, मतलब 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए वो वहाँ से ऑफ ले लेते हैं और अल्टीमेटली अपने जो भी उनके आबाई इलाके होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, या उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर ये बाकायदा तौर पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है बेसिकली फसलों की जो कटाई का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी मैनुअल फोर्स भी उस काम को कर रही होती है और मशीनरी भी किसी हद तक अब कुछ जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो हो गई है इस सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होती जा रही है। लेकिन बहरहाल ये लेबर फोर्स वहाँ पर जाती है और रीज़नेबल अमाउंट के अंदर ये बेसिकली वहाँ से 10 से 12 दिन काम करती है और एक इतनी हैंडसम अमाउंट यूजुअली वहाँ पर वो इन द फॉर्म ऑफ कैश वर्क नहीं कर रहे होते। ट्रेड इस तरह से हो रहा होता है कि वो उसके बदले, उस काम के बदले कुछ गंदम या जो भी फसल होती है वो ले लेते हैं जो उनके साल के लिए पूरी हो जाती है। तो इस तरह से भी ये चीज़ें होती हैं। हाँ, एज़ फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर ये चीज़ें आप लोगों को बहुत क्रिटिकली हैंडल करनी पड़ेंगी इससे, क्योंकि किसी का फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है, यकीनन उसको जहाँ तक सपोर्ट किया जा सकता है करना भी चाहिए, लेकिन आप लोगों को चीज़ें मैनेज इस तरह से करनी होंगी कि आपका अपना प्रोजेक्ट भी सफ़र ना करे, क्योंकि 10 से 12 दिन या 14 दिन बहुत मैटर कर रहे होते हैं, ख़ुसूसन किसी भी टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट के अंदर, कि आपने कोई चीज़ एक टाइम के अंदर कंप्लीट कर आगे हैंड ओवर करनी है, तो उसमें एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप इसी तरह से 10 से 12 दिन अपने ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर के, जिनकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक जाए किसी साइट के ऊपर। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, कोई और फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो आए दिन जिस तरह से ये पेट्रोल का इशू चलता रहता है कि पेट्रोल के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है प्राइसेस के अंदर, उससे अमूमन जो ट्रांसपोर्ट है वो जो है वो स्ट्राइक कर देती है। अगर उस स्ट्राइक की वजह से आपका मटीरियल किसी एक शहर से दूसरे शहर आना था, एग्रीगेट ने आना था, सीमेंट ने आना था, तो वो आपकी साइट पे नहीं पहुंच पाता, तो आपकी ओवरऑल एक्टिविटी डिले हो जाती है। तो देयर आर मल्टीपल अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस जो आपके प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हैं। तो आपने जब भी प्रोजेक्ट साइट पर एग्जीक्यूट करवाना है, प्लान करना है, तो इन सारी चीज़ों को फॉरसी करना है और आपने इन चीज़ों का मार्जिन रखना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब आप उसकी कम से कम प्लानिंग और शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे एक तो ये होता है कि जो आपकी मैनुअल लेबर आप डिप्लॉय करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, उससे जो सर्कुलेशन ऑफ द कैपिटल है वो बेसिकली इम्प्रूव होती है, वो ड्यू टू दोज प्रोजेक्ट्स जो है, तो कंट्री डोमेस्टिक कैपिटल जो है उसकी सर्कुलेशन जो है वो बेसिकली अमल में आती है। It is interesting to note that some of the countries like Japan and China have converted the availability of large manpower into great assets instead of being a liability. तो ये भी एक कंट्री लेवल के ऊपर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर, कि वो क्या स्टेप्स अपनी जनरल पब्लिक के लिए उठाते हैं, ये वहाँ से चीज़ें इनिशिएट होती हैं। जिस तरह से बहुत सारे ममालिक की एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर जापान और चाइना को अगर कोट किया गया है तो ये गलत नहीं है। उन लोगों ने अपनी आबादी के एतबार से उन तमाम लोगों को अपने लिए लाइबिलिटी नहीं बनाया कि हुकूमत उनको बिठाकर खिलाती रहेगी या उनके पास कोई जॉब्स देने के पैरामीटर्स नहीं है। डेफिनेटली जॉब्स देना एक हद तक गवर्नमेंट वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है एम्प्लॉयमेंट के। अदरवाइज अगर आप ये कहते हैं कि हर बंदा इंजीनियरिंग और डॉक्टर कर ही निकल रहा है, तो अल्टीमेटली जिस सेक्टर ने उसको एब्जॉर्ब करना है वो कहाँ से आएगा सेक्टर। एक हद तक ही वो चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है। तो इन लोगों ने, इन ममालिक ने बेसिकली क्या किया कि लोगों को स्किल्ड बनाया, ठीक है, और अल्टीमेटली उनको यूटिलाइज ऐसे किया कि हर इवन के होम लेवल के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगा दी जिसमें वो कोई एक एक कंपोनेंट जो है वो बनाते रहते हैं और ओवरऑल उन लोगों का जो इकोनॉमिक सर्कल है वो चलता रहता है। ना कि उनको डिपेंड कर दिया कि आप किसी कंपनी में जाके जॉब करें और वो आपको सैलरी दें, ठीक है। उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया, उनको छोटे छोटे सेटअप लगा दिए। सेटअप लगाने में मीन्स कि उनकी हेल्प कर दी गवर्नमेंट ने, उनको आसान कर्ज़ों के ऊपर लोन दे दिया या बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया उनको, ठीक है। तो इस किस्म के जो उन्होंने स्टेप्स उठाए, उन्होंने अपनी तमाम जो आबादी है बेसिकली एक्चुअली उस पॉपुलेशन को मैन पावर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ना कि जस्ट एक लाइबिलिटी के तौर पर छोड़ दिया। एज वी नीदर मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन, ये वही बात है कि हम क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनाते नहीं हैं, तो ऐसे केस में हमारे मुल्क में तो खसूसन ये चीज़ बहुत सूटेबल है कि अगर हम इस किस्म से अपनी लेबर को यूटिलाइज़ करें या अपनी मैन पावर को यूटिलाइज़ करें, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी लगा सकते हैं हम लोग, कि वही स्पेयर पार्ट्स जो बाहर से मंगवाते हैं, वाई नॉट हम उसकी
इतनी कैपेसिटी डेवलप कर लें अपनी कि हम उनको छोटे लेवल के ऊपर भी, स्केल के ऊपर उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दें। ये तो बात कॉन्टेक्स्ट में होगी कि हम इस किस्म की इंडस्ट्रीज लगाएं। और अगर जो लोग इस तरह का काम नहीं भी कर सकते बट स्टिल हमारे लिए, क्योंकि लेबर जो है वो सस्ती है, तो हम उनको अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फ्रीक्वेंटली यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ कि हम पूरा ही प्रोजेक्ट किसी ऑटोमेटेड मशीनरी के तौर पर चलाने की कोशिश करना शुरू कर दें, या स्किल पर्सन के हेल्प से हम किसी मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दें। जहाँ पर हमें कोई मैन पावर ज़रूरत हो सकती है या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो उसको हमें करना चाहिए। बट समटाइम्स ये कोई वो ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज़ाहिरी बात है आप लोग बड़े वर्सटाइल किस्म के प्रोजेक्ट्स को डील करेंगे, बाज़ जगहों पर ये चीज़ फिजिबल भी होगी और बाज़ जगहों पर ये चीज़ फिजिबल नहीं होगी आपका ये डिसीजन, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली फिर मशीनरीज जो हैं वो इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पर किसी भी सूरत में मशीनरी आप इन्वॉल्व नहीं कर सकेंगे, कि आपके उस एरिया का टेरेन इस किस्म का होगा, बहुत ज़्यादा हिली होगा, रॉकी होगा, कि आपकी मशीन, एक तो कोई अप्रोच रोड वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी कि आप अपनी मशीन को वहाँ पर लेके जा ही नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को मैन पावर या इस किस्म की जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे शेयर कर देता हूँ। आप में से अगर कोई स्टूडेंट अटक से बिलोंग करता है, अटक डिस्ट्रिक्ट से आपके सेक्शन में? नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑल दो कि चले मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो इस प्रोजेक्ट इस सब्जेक्ट की हमारी नौयत कुछ इस तरह सी, जब मतलब कोविड से पहले के टाइम में मतलब कोशिश ये की जाती होती थी कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम ना कोई 1 से 2 स्टडी टूर करते होते थे, 1 डे ट्रिप्स होते थे। मतलब हम किसी भी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जहाँ पर कोई मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती थी, वहाँ पर हम जाते थे, मतलब वर्किंग आवर्स में जाते थे और वर्किंग आवर्स में ही वापस आ जाते थे। तो बहरहाल होप फॉर द बेस्ट, अगर आप लोग आ जाते हैं, मतलब कोविड की सिचुएशन ख़त्म हो जाती है और आप लोगों का सेशन भी यहाँ पर आकर फिजिकल अपनी क्लासेस लेना शुरू कर देता है और हमारे पास टाइम हुआ, तो हम दोबारा से एप्लीकेशन देकर इसकी कोशिश कर लेंगे। बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, रियल साइट्स हैं, जहाँ पर वो चीज़ें वो देख कर फिजिकली आप लोगों को आइडिया होता है कि कितनी मेहनत की जाती है। चले मैं बहरहाल आपको वो अटक का बता देता हूँ। अटक में बेसिकली आप गूगल भी कर लीजिएगा, आपको मज़ीद कुछ डिटेल्स भी मिल जाएगी। अटक का जो बेसिकली रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के ट्रैक के ऊपर ना, जब आप अटक से टूवर्ड्स पेशावर जा रहे होते हैं, ठीक है, उस ट्रैक के ऊपर बहुत सारी टनल्स हैं, ठीक है, जो कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल के टाइम पर वो बेसिकली टनल्स बनाई गई थी। मतलब अभी आप उनको देखें तो हर टनल के ऊपर ना उसके वहाँ पर जो उसका टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ना, कि किस दौर में या किस सन में वो बनी थी। कोई 1805 में बनी है, कोई 1806 में बनी है, कोई 1900 में बनी है, ठीक है। मीन्स के बाज़ को 150-150 200 साल होने वाले हैं और बाज़ को 100-100 साल होने वाले हैं बने हुए। और वो तमाम टनल्स मैनुअल लेबर की मदद से बनाई गई हैं, ठीक है। और उसमें आप वर्क क्वालिटी देखें, इम्प्रेसिव, मतलब इतना खूबसूरती के साथ काम किया गया है और इतना स्कीमेटिकली और इतना मतलब लेकिन उसका जो टेरेन है, जो बेसिकली अभी मैं आपको बताना चाह रहा था, जिस एरिया में है, कि अगर उस दौर में वहाँ पर ये हाई टेक मशीनरीज अवेलेबल भी होती तो शायद वो मशीनरीज वहाँ पे यूज़ ना हो पाती ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द अप्रोच रोड्स। और उस किस्म के माउंटेनियस रीजन्स में वो मशीनरीज लेके जाना वो इटसेल्फ एक चैलेंजिंग टास्क होता। तो वहाँ पर जो दो चीज़ें थी, एक तो आपकी मैन पावर थी और साथ जो मटेरियल को लेके जाने वाला सोर्स था, दोज वर द डंकीज, ठीक है। डंकी कैरेज की मदद से बेसिकली पहाड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा मटेरियल करके लेके जाया जाता था और वो सारी वर्किंग की जाती थी। और जो वहाँ की इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत ज़्यादा डेथ बेसिकली वहाँ पर रिपोर्ट्स हुई थी, मतलब उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर। ज़ाहिरी बात है, इतना हार्श किस्म का इन्वायरमेंट, हार्ड एंड टफ किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर कोई चीज़ गिर गई किसी के ऊपर या कोई बंदा पहाड़ से स्लिप हो गया, जो भी किस किस्म के भी इंसिडेंट्स हैं, तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे कि जिस टनल के ऊपर जिस बंदे की डेथ होती थी उसको उस चीज़ का ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वो क्या करते थे, उसी टनल के ऊपर वाला जो पोर्शन था उसके ऊपर उसकी बेसिकली कब्र बना देते थे। तो कि ये इसी प्रोजेक्ट के ऊपर या इस पोजीशन के ऊपर ये बंदा जो है उसकी डेथ हुई है। तो एनी हाउ दी मेन थिंग इज़ कि वो प्रोजेक्ट देखने का काबिल है। मतलब आज 100-100 150 200 साल गुजरने के बाद भी दोज सिविल स्ट्रक्चर्स आर कम्प्लीटली इंटैक्ट,
उनके अंदर कोई किसी किस्म का मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज या फेलियर नहीं है और वो इतने ज़बरदस्त अंदाज में चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट की गई हैं। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा ये डिस्कस करने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। हमारे पास 5 किस्म की मेन क्लासिफिकेशन आ रही हैं। हॉलिंग इक्विपमेंट्स, होस्टिंग, कन्वेइंग और न्यूमेटिक और पंपिंग इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं। हॉलिंग इक्विपमेंट्स, ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ चीज़ें ये इसमें ब्रीफ या स्लाइड इंट्रोडक्शन में आ गई थी। इसमें हमारे पास ट्रक्स आ जाते हैं, ठीक है, वैगन्स, ट्रेलर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम कोई एक मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो बेसिकली मूव करके बेसिकली पहुंच जाते हैं। होस्टिंग इक्विपमेंट्स जो हैं, जो क्रेन्स हैं बेसिकली, वो बेसिकली इट्स अ परमानेंट इक्विपमेंट। परमानेंट इन द सेंस के उस प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, दीज टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आर परमानेंटली फिक्स्ड, ठीक है। परमानेंट इन द सेंस के फॉर द टाइम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, अदरवाइज तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है इस सारे सिस्टम को यहाँ से डिसमेंटल कर ले जाया जाता है, वहाँ से उतार दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की जो क्रेन्स हैं ये आपको स्पेसिफिकली जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके लिए अंदर आपको नज़र आएंगी, ताकि किसी लोअर लेवल से उस मटेरियल को, जो भी नीचे मटेरियल आपने ऊपर पहुंचाना है अपर स्टोरीज के ऊपर, वो आप उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लेके जा सकते हैं। कन्वेइंग इक्विपमेंट्स हैं, ये भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर अक्सर नज़र आते हैं। आप लोग यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी आए थे तो जो मार्गला क्योरीज हैं जहाँ से एग्रीगेट्स निकल रहे हैं, और मार्गला एग्रीगेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर्ड कोर्स एग्रीगेट अवेलेबल इन पाकिस्तान, ठीक है। जो मार्गला एग्रीगेट है, जो मार्गला की पहाड़ियों से जो हमारा मार्गला क्रश निकल रही है, जो उसकी मैकेनिकल कंपोजिशन है और जो उसकी केमिकल कंपोजिशन और जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके एतबार से ये जो पत्थर है, ये जो स्टोन है, इट इज़ बेस्ट कंसिडर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और भी बहुत ज़्यादा है, सरगोदा से भी निकल रहा है आपके पास एग्रीगेट, अलावा इसके बहुत सारी जगह हैं। तो लेकिन नेचुरली दैट सोर्स इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। इसी तरह से जो रेत आपकी अटक वाली साइड पर है, आप जा रहे हो, वहाँ पर एक इलाका आता है लारनसपुर, जहाँ पर एक फैक्ट्री भी है लारनसपुर के, वहाँ पर कपड़े या फैब्रिक्स जो हैं वो बड़े मशहूर हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो वो उस इलाके की मुनासबत से उसका नाम है। तो वहाँ से जो रेत निकल रही है, डैट इज़ ऑल्सो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एज फॉर एज द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंसर्न। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ना हमें जो सैंड है या जो फाइन एग्रीगेट है वो दो मेजर जगहों पे यूज़ हो रही होती है। एक सैंड वो यूज़ हो रही है जो आपका कंक्रीट बनाने के अंदर यूज़ हो रही है, और एक सैंड वो वाली यूज़ हो रही है जो आपके पास जब बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर बन गया है, आपने उसके ऊपर प्लास्टरिंग करनी है, ठीक है। तो उस प्लास्टरिंग के अंदर जो सीमेंट और सैंड यूज़ होगा, अब यहाँ पर यूज़ होने वाली सैंड की रिक्वायरमेंट और क्लासिफिकेशन कुछ और है, और जो कंक्रीट के अंदर है वो कुछ और है। जो लारनसपुर की सैंड है, इट इज़ अ ग्रेन्यूलर सैंड, ठीक है। उसके पार्टिकल्स बड़े हैं और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं, मतलब उसमें छोटे पार्टिकल्स भी हैं, दरमियाने साइज़ के भी हैं, बड़े भी हैं, तो एक बड़ा अच्छा किस्म का मिक्सचर बन जाता है। तो दिस टाइप ऑफ सैंड इज सूटेबल फॉर द कंक्रीट वर्क। और जो आपने सैंड यूज़ करनी होती है प्लास्टरिंग के लिए, वहाँ पर आपको फाइन सैंड रिक्वायर्ड होती है। अगर आप इवन के किसी साइट के ऊपर लारनसपुर सैंड भी आपके पास अवेलेबल हो, तो जब आपने उसको प्लास्टर के तौर पे यूज़ करना है तो आप उसकी बाकायदा सीविंग करवाते हैं, उसके अंदर से फाइन कंटेंट अलग कर लेते हैं जिसको आप प्लास्टरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, और उसका ग्रैनुलर पार्ट आप अलग कर देते हैं सैंड का। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में जो दरियाओं में से रेत निकलती है एट द बेड्स ऑफ द रिवर्स, ठीक है, जो कि हमारी लोकल मार्केट में अवेलेबल होती है, वो ऑलरेडी बहुत फाइन सैंड होती है, और विच इज़ यूजुअली यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज़ यूज्ड फॉर द मोटर पर्पस और द प्लास्टरिंग पर्पस, ठीक है। तो ये दो तरह की सैंड है। तो इस तरह की जो डिफरेंट क्योरीज के अंदर से हमारे पास सैंड्स निकल रही होती हैं, या एग्रीगेट्स निकल रहे हैं, या इसके अलावा कोई और मटेरियल निकल रहा है, लाइम निकल रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए या कोई और, तो उनको उस क्योरी से, उस जगह से बेसिकली अल्टीमेटली लेकर आपने किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक जब पहुंचाना है, तो वहाँ पर समटाइम्स सूटेबल होता है कि आप इस तरह के कन्वेयर बेल्ट्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश कर लें, तो ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप मटेरियल को किसी स्पेसिफिक साइज़ के अंदर डाउन साइज कर उस बेल्ट के ऊपर प्लेस कर दें, और वो बेल्ट जो है वो बेसिकली रोलर्स के ऊपर चलती रहती है कॉन्स्टेंटली, और वो मटेरियल जो है अल्टीमेटली किसी फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाता है। इसके बाद न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स में रोड
जो मशीनरी है उसके अंदर आपको अमूमन इस किस्म के रोलर्स जो हैं, रोड रोलर्स जो हैं वो नज़र आते हैं, जिनके टायर्स न्यूमेटिक होते हैं। इसमें हमें दो तरह की कैटेगरीज नज़र आती हैं हमारी लोकल इन्वायरमेंट में। एक वो रोलर्स हैं, रोड रोलर्स, जिनके जो फ्रंट टायर्स, फ्रंट व्हील और जो रेयर व्हील्स हैं वो स्टील के होते हैं। ये तो बहुत कॉमनली नज़र आते हैं। लेकिन आप जब देखते हैं जो अच्छा ये जो रोलर्स हैं इसको हम आगे भी खैर डिस्कस करेंगे, इनका कुछ ऑब्जेक्टिव है, मतलब किस स्पेसिफिक लेयर के ऊपर कौन सा रोलर आप बेसिकली यूज करेंगे। क्योंकि जब रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 और 2 के अंदर बाकायदा आप पेवमेंट के डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर, कि अगर आपने कोई रिजिड पेवमेंट डिज़ाइन करनी है या कोई फ्लेक्सिबल पेवमेंट आपने डिज़ाइन करनी है तो आपने किस किस्म की मशीनरी जो है वो आप वहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन आपके पास उसके अंदर आती है। उनमें से ये वन ऑफ द टाइप इज़ दिस न्यूमेटिक रोलर, जिनके जो फ्रंट और रेयर व्हील्स हैं उसके अंदर नॉर्मल जो आपके पास रबर टायर्स हैं जिसके अंदर हवा भरी जाती है नॉर्मली, जिस तरह से आम रूटीन में गाड़ियों की होती है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर इस्टेब्लिश होता है या उस इक्विपमेंट का जो अपना डेड वेट है वो इस न्यूमेटिक टायर्स की वजह से ट्रांसमिट होता है लोअर सरफेस के ऊपर, सो डैट जो भी आपने उसके ऊपर फिर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेकिन ये न्यूमेटिक इक्विपमेंट से मुराद सिर्फ ये न्यूमेटिक रोड रोलर्स ही मुराद नहीं है। न्यूमेटिक इक्विपमेंट के अंदर आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। इवन कि जब हम टनल बोरिंग मशीन टीबीएम को डिस्कस करेंगे जिस लेक्चर के अंदर, ऑल दो कि आज उसकी इस लेक्चर में थोड़ी सी एक आध स्लाइड आ भी जाएगी तस्वीर के एतबार से, उसके अंदर हम देखेंगे कि उस इक्विपमेंट को यूज़ करने के जो चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पर हमने फिर जो अंदर से एक्सकवेशन टनल के अंदर हो साथ साथ जो एक्सकवेशन हो रही है या जो टनलिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो उसके अंदर जो हमारे पास बोल्डर्स और जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर आ रहा है उसको किस तरह से टनल से बाहर निकाला जाता है, वो नॉर्मली न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। हम देखेंगे जो हमारे कंक्रीट पंप्स पे हैं वो आज अभी हम देखेंगे उसके अंदर न्यूमेटिक फिनोमेना यूज़ हो रहा होता है। और डिफरेंट हमारे पास ऐसी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर न्यूमेटिकली वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये कंक्रीट पंप की आपको एग्जांपल एक नज़र आ रही है। अब तो पाकिस्तान में भी ख़ुसूसन बड़े शहरों में इसका कॉन्सेप्ट या इसका जो यूटिलाइजेशन है वो आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली नज़र आती है। इवन कि किसी शख्स ने अगर अपना एक छोटा सा घर बनाना है और उसकी छत भी कास्ट करनी है कंक्रीट से, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि कंक्रीट पंप के मदद से, मतलब कंक्रीट मिक्सर मंगवा लेते हैं, साथ कंक्रीट पंप को अटैच कर कर वो उसकी छत को जो है फिल कर लेते हैं, कंक्रीटिंग कर लेते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस एंड गुड पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग द कंक्रीट पंप। एक तो हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं उसके ऊपर आप बड़े इजीली, ये इसके साथ जो बूम्स हैं ये अटैचेबल होते हैं कि आप इसकी लेंथ को जैसे जैसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ये जो इसके सेगमेंट्स हैं, पाइप के स्टील सेगमेंट्स हैं, ये इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली कि आपने उसको किस हाइट तक लेके जाना है। सेकेंडली, कंक्रीट मिक्सर में जो कंक्रीट बनती है, किसी बैचिंग प्लांट के ऊपर जो कंक्रीट बनती है, इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर वेरी कंट्रोल्ड कंडीशंस, इरिस्पेक्ट या इन कंपैरिजन टू दोज कंक्रीट जो आप साइट के ऊपर बना रहे होते हैं। अब आप साइट पर क्या करते हैं, आपके पास मिक्सर्स होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो किसी साइट के ऊपर मिक्सर्स अवेलेबल हैं वो मैक्सिमम 1 बैग या 2 बैग का लोड बना सकते हैं। इसको कहते हैं कि आपका वो मिक्सर मशीन कितने कितने बैग्स का लोड बना सकता है। मतलब एक सीमेंट बैग हमारा 50 kg का है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपने 1:4 की रेशो आप यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट की, तो नॉर्मली क्या होगा, इस रेशो में आपके उस कंक्रीट मिक्सर का जब लोड निकाला जाएगा कि वो उसकी मैकेनिकल कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना एक वक्त में कितना कंक्रीट प्रिपेयर कर सकता है, तो वो नॉर्मली 1 बैग का कंक्रीट प्रिपेयर कर सकते हैं। कि आप एक कंप्लीट बैग ऑफ द सीमेंट डालें, 2 parts ऑफ द सैंड डालें इक्वल टू द वेट ऑफ टू डैट ऑफ सीमेंट और इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डैट ऑफ द सीमेंट। आप बाय वेट भी कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। यूजली जो मैनुअल मिक्सर साइट पर काम कर रहे होते हैं वो बाय वॉल्यूम वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके मैनुअल मिक्सर्स हैं वो बाय वॉल्यूम आपके पास कंक्रीट जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपके पास बैचिंग प्लांट्स हैं जहां पर ऑटोमेटिक कंट्रोल कंडीशंस के अंदर कंक्रीट बन रही होती है और इन ट्रांजिट मिक्सर्स, इन ट्रक्स की मदद से वो किसी साइट के ऊपर पहुंचाई जाती है, वहां पर जो कंक्रीट बनती है, दोज कंक्रीट्स आर बेसिकली प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन बाय वेट, नॉट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वहां पर बाय वेट आपकी ये रेशियोज जो है वो एडजस्ट की जाती है, 1:4, 1.53 या जो भी रिक्वायर्ड आपको रेशियो रिक्वायर्ड है कंक्रीट की। एंड द बेस्ट ऑप्शन इज बाय वेट। ठीक है, अगर आप किसी साइट के ऊपर इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि आप बाय वेट चीज़ें करें, तो डेफिनेटली फिर आपको इसी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए कि आप बाय वेट वहाँ पर बनाएं। लेकिन जो हमारा नॉर्मल कल्चर है, ये जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, जहाँ पर आपने ऑन
साइट कंक्रीट को प्रिपेयर करना है, वहां पर जिन मिक्सर्स को आप यूज करके कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनकी ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो बाय वेट कंक्रीट को प्रिपेयर करें। वहां पर आपको फिर बाय वॉल्यूम ही कंक्रीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, दोनों मेथड्स बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो अगर आपके पास कभी ऑप्शन आ जाए कि आप दोनों में से किसी एक चीज को ऑप्ट कर सकते हो तो फिर आपको बाय वेट की तरफ जाना चाहिए, ना कि बाय वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, although both these two practices are well recognized and developed, इसमें किसी किस्म की कोई इशू या कोई मसला नहीं है। फिर सर हमारे ये पंपिंग वेट के हिसाब से कैसे करेंगे सर? बाय वेट इस तरह से करेंगे कि देखिए ये जो रेशियो होती है कंक्रीट की, इट इज यूनिटलेस। ठीक है, आपको अगर कहते हैं कि कंक्रीट 1:4 है, एक स्टूडेंट कहता है मैं बाय वेट बनाऊंगा इसी रेशियो से, एक स्टूडेंट कहता है मैं इसको बाय वॉल्यूम बनाऊंगा। अब आपने जो बंदा इसको बाय वॉल्यूम बना रहा है वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं 1 क्यूबिक फीट सीमेंट डालूंगा, 2 क्यूबिक फीट सैंड डालूंगा और 3 क्यूबिक फीट में 4 क्यूबिक फीट में उसके अंदर एग्रीगेट डालूंगा, क्योंकि 1:4 हमने एज्यूम किया है अभी। तो वो इन सारों को मिक्स करेगा, जो भी वाटर सीमेंट होगी, सीमेंट रेशो होगी, उसको मिक्स कर वो अपना कंक्रीट बना लेगा। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि बाय वॉल्यूम करने के लिए साइट्स के ऊपर क्या होता है, उन्होंने डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस बनाए हुए होते हैं जिनके साइडों पर हैंडल्स लगे हुए होते हैं, जिनको मैनुअल लेबर जो है वो वहाँ से उठा सकती है आसानी के साथ। अब वो क्या करते हैं, जहाँ पर भी साइट के ऊपर सैंड पड़ी हुई है, ठीक है, और डंप हुई हुई है, और नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम है इट इज इक्वल्स टू 1.25 क्यूबिक फीट विच इज इक्वल्स टू 50 kg। ठीक है, अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस मिक्सर के अंदर एक पूरी सीमेंट बैग को डाल देते हैं, तो इट मींस कि उन्होंने सीमेंट का कितना वॉल्यूम उसके अंदर डाल दिया, 1.25 क्यूबिक फीट। अब उन्होंने बाहर जो बॉक्सेस बनाए हुए होते हैं वो भी नॉर्मली क्या होते हैं कि वो 1.25 क्यूबिक फीट वॉल्यूम का एक बॉक्स होता है, स्टील का बॉक्स होता है। उसके अंदर वो अगर एक दफ़ा उसको लेवल फिल करेंगे सैंड के साथ और मशीन के अंदर डालेंगे और इसी तरह से दूसरी दफ़ा सैंड को डालेंगे, तो बेसिकली उन्होंने सीमेंट के 2 टाइम्स वॉल्यूम के एतबार से मिक्सर के अंदर सैंड डाल दी है। इसी तरह से फिर वो क्या करेंगे कि 4 दफ़ा उसी बॉक्स को भरेंगे एग्रीगेट के साथ, कोर्स एग्रीगेट के साथ, मिक्सर मशीन के अंदर डालेंगे, तो इट मींस कि बाय वॉल्यूम उन्होंने क्या किया है कि एग्रीगेट का 4 टाइम्स उन्होंने लिया है कितना वॉल्यूम, जो कि सीमेंट का वॉल्यूम यूज किया था। तो इस तरह से वो तो बाय वॉल्यूम प्रिपेयर करेंगे। बाय वेट में क्या होता है, यही चीज फिर बाय वेट चल रही होती है कि आपने सीमेंट का कितना वेट लिया है। अगर सीमेंट को कह रहे हैं कि मैंने 50 kg, क्योंकि स्टैंडर्ड बैग है उसको तो दोबारा वेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपने कहा कि मैंने एक मिक्सर के अंदर 50 kg सीमेंट डाला है, तो अब बाय वेट आपने सैंड उसका अगर 1:4 की रेशियो है तो आपने बेसिकली 2 × 50 100 kg सैंड डालनी है। तो आप सैंड को मैयर करेंगे, मतलब बाय वेट उसको करेंगे, अलग करेंगे 100 kg की सैंड और उसको अल्टीमेटली मिक्सर के अंदर डालेंगे। और यही चीज़ आप एग्रीगेट के लिए क्या करेंगे, आप उसके अंदर 200 kg डालेंगे, बिकॉज एग्रीगेट फॉर दैट केस इज 4 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। आपने अगर 100 kg सीमेंट डाला था 50 kg, तो आपको एग्रीगेट आप उसके अंदर 200 kg डालना है। तो ये चीज़ साइट के ऊपर फिर पॉसिबल नहीं होती कि आप वहाँ पर चीज़ें तोल कर या मैयर कर उसके अंदर डालें। जो आपके बैचिंग प्लांट्स हैं, कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। बड़े बड़े साइलोज होते हैं जिसके अंदर आपने सीमेंट भी फीड कर दी होती है, सैंड को भी फीड कर देते हैं, एग्रीगेट को भी। जो रेशो आप थ्रू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत उसको बताते हैं कि 1:4 की रेशो चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल जो कैपेसिटी है उस बैचिंग प्लांट की, अगर उस बैचिंग प्लांट की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में 500 kg सीमेंट ले सकता है, तो वो क्या करेगा, 500 kg सीमेंट लेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही जो रेशो होगी उतने kg वो उतने टाइम्स ऑफ द जो आपके पास सीमेंट है उतनी सैंड वहां से निकालेगा। ऑटोमेटिकली सारा प्रोसीजर हो रहा होता है और एग्रीगेट भी उसके एतबार से निकालेगा। ठीक है, और उस सारे को मिक्स करेगा और आपका कंक्रीट तैयार हो जाएगा और वो किसी भी ट्रांजिट मिक्सर के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो कि साइट पर, जहाँ पर कंक्रीट ऑन साइट प्रिपेयर होनी है, वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो फिर फीजिबल नहीं होती कि आप इन चीज़ों को कर सकें, क्योंकि आपने बाय वॉल्यूम करना फिर आसान है, बस आपने एक बॉक्स बना दिया, उसके अंदर जितना आप भरेंगे वो क्विकली लेबर उस सारे प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर रही होती है, और आपके पास जो बाय वॉल्यूम वाली जो ऑप्शन है वही ऑन साइट्स के ऊपर जो है वो फिजिबल रह जाती है। यहाँ पर जो आप जी सर जो आपने बैचिंग प्लान का बताया है, सो सर जब हम लोग उस कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करेंगे, सो हाउ डजंट इट गेट हार्डन, लाइक वो मतलब लाइक वो कैसे यूज होगी फिर? अच्छा, यूज़ कैसे होगी, चलें मैं आपको, अच्छा आपको
पहली चीज़ आ जाती है कि जब कंक्रीट बैचिंग प्लांट के अंदर कंक्रीट तैयार हो गई है, उसके बाद पहला सवाल जो किसी भी जहन में आना चाहिए वो ये है कि यार कंक्रीट तो प्लेस हो गई, आपको ये चीज़ पता है कि कंक्रीट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, जब वो पानी के साथ सीमेंट मिल जाएगा तो उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसके बाद वो कंक्रीट सेट होना शुरू हो जाएगी, हार्ड होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से नॉर्मल हमारे पास सीमेंट्स जो हैं, आप लोग इधर कंक्रीट लैब में आकर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे सीमेंट के, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम आप उसका निकालेंगे लैब में परफॉर्म करके कि इनिशियली वो सीमेंट किस टाइम पर 1 घंटे 2 घंटे में हार्ड होना शुरू हो जाती है और उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है फॉर एग्जांपल वो 3.5 से 4 घंटे बन जाता है। तो एक चीज़ तो पहला सवाल ये आता है कि जब बैचिंग प्लांट में चीज़ बन गई उसको आपने किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखना है कि वो उस बैचिंग प्लांट से लेकर जो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक है वहाँ तक जाने तक वो कंक्रीट सेट ना हो, हार्ड ना हो। तो उसका जो प्रोसेस है कि आपको जो ट्रांजिट मिक्सर्स होते हैं ये कॉन्टीन्यूसली इनका ड्रम जो है वो रोटेटिंग होता है एट अ स्पेसिफिक स्पीड। ये भी नहीं है आप इस ड्रम को बहुत तेज तेज घुमा देते हैं, वो डिज़ाइन कैलकुलेशंस होती हैं कि आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना है इस ट्रक ने फ्रॉम द कंक्रीट बैचिंग प्लांट टू द फाइनल पॉइंट, तो इसको कितनी स्पीड के ऊपर हम रेवोल्यूशंस दे दें, ठीक है। बेस्ड अपॉन दैट डिस्टेंस दैट कैलकुलेशन बेसिकली उस ट्रांजिट मिक्सर के जो ड्रम की स्पीड है उसको सेट किया जाता है ताकि फाइनल पोजीशन तक जाते जाते आपका कंक्रीट हर वक्त मोबिलाइजेशन स्टेट में रहे, उसको सेट होने का टाइम ना मिले, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। अब ये है कि जब वो ट्रांजिट मिक्सर की मदद से उस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है तो दो चीज़ें हैं, या तो डायरेक्टली अगर आप रोड बना रहे हैं तो फिर क्या होगा, इसी ड्रम मिक्सर की बैक साइड पर एक शूट लगी हुई होती है, एक बेसिकली चैनल लगा हुआ होता है। ये कंक्रीट मिक्सर ड्रम की रोटेशन की मदद से जब वो उसके बैक साइड के गेट्स को ओपन कर देते हैं तो वो कंक्रीट उस शूट की मदद से बाहर आना शुरू हो जाती है और अपनी फाइनल पोजीशन के ऊपर प्लेस हो जाती है। ये तो उस सूरत में अगर आप रोड बना रहे हैं कंक्रीट की कि आप डायरेक्ट उसको नीचे गिराते चले जाएंगे, मिक्सर आगे आगे चलता जाएगा, पीछे कंक्रीट गिरता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी बिल्डिंग में उस चीज़ को प्रोसेस करना है तो ये ट्रक जो है ट्रांजिट ट्रक और इसके साथ जो आपके पास कंक्रीट पंप का ट्रक है, ये दोनों अटैच हो जाते हैं, मतलब दोनों अलग अलग मशीनरीज हैं टोटली। अब जो ट्रांजिट मिक्सर है ये कंक्रीट को बेसिकली शिफ्ट कर रहा होता है कंक्रीट पंप के एक पिट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर या एक एरिया के अंदर, और वो वहाँ से उस चीज़ को न्यूमेटिकली प्रेशर की मदद से पिक कर कर अल्टीमेटली किसी फाइनल पोजीशन के ऊपर जो है वो प्लेस आउट कर रहा होता है। अगर हम इसको चले क्विकली यहाँ पर देखते हैं, ये चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है। ये ट्रांजिट मिक्सर अगर आपके पास लगा हुआ है, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल दिस इज द अरेंजमेंट, ये ट्रांजिट मिक्सर है, उसकी ये शूट लगी हुई है। ये शूट बेसिकली इस बकेट के अंदर उस सारी कंक्रीट को गिरा रही है और उसके आगे जो पंप लगा हुआ है वो उस कंक्रीट को अल्टीमेटली पाइप्स की मदद से लेता हुआ, मेटेलिक पाइप और आखिर में जो होज है जहां पर उसको आपने अल्टीमेटली डंप करना है, आप उसको प्लेस करते जाएंगे। अब ये जो इसी तरह से ये ट्रांजिट मिक्सर है, इसकी जो रेवोल्यूशन है वो अकॉर्डिंगली सेट की जाती है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर करना है। ये आप बेसिकली उसके आगे अटैचमेंट्स लगा रहे हैं कंक्रीट पंप के आगे, ठीक है। ट्रांजिट मिक्सर आपके पास आया, उसको आपने कंक्रीट पंप के साथ जो भी अटैचमेंट्स हैं वो अटैचमेंट्स की, और कंक्रीट आपका ये अभी आ रहा है उस एरिया के अंदर जहां से पंप ने इसको आगे लेकर जाना है, ठीक है। ये कंक्रीट उसके अंदर गिरेगा और अल्टीमेटली वो थ्रू पाइप जो है उसको फाइनल पोजीशन तक कंक्रीट जो है उसको ले जाया जाएगा। तो इस फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली आपकी कंक्रीट जो है वो मूव करती है किसी फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर, वो वाली कंक्रीट जो आप किसी कंक्रीट बैचिंग प्लांट से बना के लाते हैं। इसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट आ जाते हैं जो हमारे पास पंपिंग इक्विपमेंट्स हैं। सर एक क्वेश्चन था जी सर, जी जो साइड पे होते हैं वो ऐसी मशीन खड़ी होती है, उसमें मिक्सर होते हैं, उसमें सारा कुछ डाल देते हैं, वो खुद ही घूमता है, वो मिक्स हो जाता है। ठीक जैसे है, आप ठीक है। देखें साइड पे वो लगाते हैं हम, रोड साइड पे लगाते हैं, मुझे ठीक है, सवाल मुझे आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब वो जो सर लगा। ब्लॉक लगाते हैं तो ब्लॉक के साइड पे वो कंक्रीट ही डालते हैं, तो मिक्सचर तो उनके साथ वहाँ खड़ा होता है, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना।
वो साथ साथ मिक्स को होता है और साथ साथ देखिए मैंने बड़ा, हाँ ठीक है चलें, मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया दो तरह की सिचुएशंस में कंक्रीट प्रिपेयर हो रही है। एक वो हो रही है जो ऑन साइट प्रिपेयर हो रही है, वो उस तरह से हो रही है जो आपने बात की है अभी, कि साइट पर ही मिक्सर प्लांट आपके पास मौजूद होगा, चाहे आप कोई रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या चाहे आप कोई घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दोनों जगहों पर ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व हो जाएंगी, नज़र आ जाएंगी कि दोनों तरह के जो मिक्सर प्लांट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, साइट्स के ऊपर। अब जो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपके पास कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो तो ऑन साइट ही आप उस मिक्सर के अंदर अपना मटेरियल फीड करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, उसको आगे आप जो निकालते हैं वो बेसिकली व्हील बैरोस के अंदर निकालेंगे, कि मैनुअली एक लेबर आएगी, अपना व्हील बैरो उसके आगे खड़ा करेगी और कुछ मटेरियल वो उसके व्हील बैरो के अंदर डाल देंगे और उसी तरह से वो उस मटेरियल को लेकर आगे चले जाएंगे। और सिमिलरली यही प्रोसेस जो है वो आपके पास रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर तो आपके पास और कोई मतलब वे आउट ही नहीं है, आपने डायरेक्टली बस उस मटेरियल को सिंपल यूज करना है, ठीक है। तो लेकिन जो कंक्रीट मिक्सर की बात है, वहां पर आपके पास इस किस्म की मशीनरीज फिर आपके पास आ जाएंगी। कंक्रीट ऑन साइट यूजिंग, आप इसको कर लें कंक्रीट मिक्सर, ठीक है। सर वो भी उसमें भी वेट और वॉल्यूम का चक्कर होता है, अगर वेट के साथ डालना है या वॉल्यूम नहीं के साथ देखिए, डालना वो मैंने आपको ये बताया, जो ऑन साइट आपके पास जो कंक्रीट मिक्सर को जब आप यूज कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर आप उसको बाय वेट कंट्रोल नहीं कर सकते चीजों को, मतलब वहां पर फिजिबल नहीं है वो, उस इन्वायरमेंट का मतलब टेक्निकल रैशनल नहीं है वो बात, कि आप पहले आपने वहां पर वेट मशीन रखी हुई हो, आप पहले आए उसको मैयर करें, उस सारे मटेरियल को मैयर कर उसके अंदर डालें। तो ये चीज ऑन साइट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में ये चीज फिजिबल नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या करेंगे इन्होंने, इस व्हील बैरो का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट किया हुआ है नॉर्मली, ठीक है, कि एक व्हील बैरो को अगर हम इतना डालते हैं तो उसके अंदर कितना मटेरियल आता है। वो उसमें मिक्सर में जाएंगे, वो उस मटेरियल को उसके अंदर फीड करेंगे, बारी बारी सैंड भी डालेंगे, सीमेंट भी डालेंगे, एग्रीगेट भी डालेंगे, और अल्टीमेटली व्हेन द कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड, सिंपल इसी के आगे लाकर एक और व्हील बैरो रखी जाएगी, जो उस मटेरियल को उस व्हील बैरो के अंदर निकाल देगी और मैनुअली लेबर की मदद से उस प्रिपेयर्ड कंक्रीट को लेकर उस फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक ले जाएंगे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, कि ये वो सिचुएशन है जो फील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, कि वहां पर बाय वेट काम करना फिजिबल नहीं होता। लेकिन आप लोग जब इधर लैब में कोई काम करेंगे, आपके पास लैब में इसी तरह का मिक्सचर अवेलेबल होगा कंक्रीट बनाने के लिए, तो वहां पर आप जो लैब में, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, आपको कोई जल्दी नहीं है कि आपने कोई प्रोजेक्ट खत्म करना है, आपने अपने उस सफिशिएंट टाइम के अंदर, जो लैब का टाइम होता है उसके अंदर आप जो अपना कंक्रीट बनाएंगे वो बाय वेट बनाएंगे, और यूज क्या करेंगे, यही मिक्सर यूज करेंगे, कि वहां पर आपके पास वेट बैलेंस मौजूद होगा, क्योंकि आपने थोड़ी सी कंक्रीट बनानी है और एक ही दफा के लिए बनानी है, ना कि आपने बहुत सारे कंक्रीट के बैचेस बनाने हो, ठीक है, कोई रिपीटिशन भी नहीं है। तो इस मदद से, इस वजह से क्या होगा कि आप वहां पर जो एक मिक्स आपने बनाना होगा उसको आप बाय वेट ही मेजर करेंगे, अपनी लैब के कंक्रीट मिक्सर के अंदर डालेंगे, उसको जो रिक्वायर्ड टाइम होगा उस टाइम के लिए उसको रेवोल्यूशंस देंगे, और अल्टीमेटली उस मटेरियल को आप निकाल कर उससे आपने क्यूब्स बनाने हैं, सिलेंडर्स बनाने हैं, जो भी आपने उससे चीज़ बनानी है उसको आप बनाएंगे, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास जहां जहां पर इस बात की अवेलेबिलिटी हो कि आप चीज़ों को बाय वेट कर सकते हैं, तो वहां पर आप बाय वेट ही अडॉप्ट करेंगे। लेकिन इन फील्ड दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, कि आपने वहां पर एक दिन में हो सकता है 100 बैचेस बनाने हो, आपने 100 मरतबा इसके अंदर मटेरियल डालना हो, ठीक है, तो वहां पर ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा वेट करें और फिर उसके अंदर चीज़ें डालें, ठीक है, मैनुअली। तो वहां पर आपके लिए जो सूटेबल ऑप्शन बचती है वो बाय वॉल्यूम ही बचती है, कि आप बाय वॉल्यूम उसकी चीज़ निकालें और फिर उस चीज़ को वर्कआउट करें। चलिए आप लोग जब इधर आ जाएंगे, वैसे इस सब्जेक्ट का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट आपका इसी सेमेस्टर में चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट का सब्जेक्ट आपका 3rd सेमेस्टर में। इसकी जब आप लोग लैब्स करेंगे ना, उस वक्त आप अपने जेहन में रख लें, आपके जो भी लैब इंस्ट्रक्टर होंगे उस सब्जेक्ट के, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ना एक एडिशनल एक्सपेरिमेंट करवा दें इस फॉर्म में, कि वो सेम रेशो से 1:4 की रेशो ले लें आप। उससे आप क्या कीजिएगा कि बाय वेट आप एक मिक्सचर बनाइएगा सेम रेशो के ऊपर, और उससे आप कुछ सिलेंडर्स और क्यूब्स कास्ट कर लीजिएगा, और उसी तरह से उसी मिक्स रेशो को लेते हुए आप बाय वॉल्यूम एक
मिक्सचर कंक्रीट मिक्स बनाइएगा, उससे आप उतने ही नंबर ऑफ सिलेंडर्स और क्यूब्स कास्ट कर लीजिएगा। और आफ्टर सर्टन टाइम जो भी उसका 28 डेज का फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड है टेस्ट करने का, मिनिमम 28 डेज जिस तरह से है फॉर द अचीवमेंट ऑफ फुल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वैसे तो 7 डेज पर, 3 डेज पर, 7 डेज पर, 14 डेज पर आप किसी भी एज के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 20 डेज इज़ द वो जिसके ऊपर आप हम ये थ्योरेटिकली कहते हैं कि कंक्रीट ने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर ली है, दैट इज़ 28 डेज टाइम पीरियड। तो उसके बाद आप इन दोनों का टेस्ट कीजिएगा, कंप्रेसिव टेस्ट, और फिर ज़रा कंपैरिजन भी करके देखिएगा कि किस मटेरियल की आपके पास स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा आती है। डेफिनेटली देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस इतना निग्लिजिबल होगा या इतना कम होगा कि आप साइट के ऊपर अगर बाय वॉल्यूम कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप इस बात का जवाब बना सकते हैं कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता स्ट्रेंथ के अंदर। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द बाय वॉल्यूम मेथड इंस्टेड ऑफ बाय वेट, उन जगहों पर जहां पर आपके पास कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ओके सर। ये चीज़। इसके बाद हम आ जाते हैं इक्विपमेंट, पंपिंग इक्विपमेंट के ऊपर। इसमें हमारे पास डिफरेंट अदर पंपिंग इक्विपमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल, जिसमें हमारे पास ये डी वाटरिंग के सिलसिले में भी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं कि आपने किसी इलाके में आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्शी लैंड हो, बहुत ज़्यादा कोई पुराना कोई पॉन्ड हो, या इस किस्म की कोई जगह है कि आपने पानी को पहले वहाँ से डी वाटर करना है और देन आपने कोई एक्सकवेशन करनी है और कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वहाँ पर इस किस्म के पंप्स लगाकर वहाँ से पानी को डी वाटर किया जाता है। और या ये भी हो सकता है समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने एक्सकवेशन कर ली, अपने प्रोजेक्ट की बहुत ह्यूज एक्सकवेशन है, वो बल्क पिट एक्सकवेशन आपने कर ली, लेकिन क्या हुआ, वो ऐसा टाइम था कि मानसून की बारिशें स्टार्ट हो गई। अब आप काम तो कर नहीं सकते, वो मानसून की बारिशों का आपको पता है कि वो 3 से 4 रोज़ या इवन के मोर दैन दैट जो है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपने जितनी एक्सकवेशन की हुई थी वो सारी पानी से भर जाएगी, वो जस्ट लाइक एक मैन मेड पॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, वाटर रिजर्वॉयर बन जाएगा। तो अब आप जब मौसम ठीक होगा तो आपने वहाँ से पहले पानी को डी वाटर करना है सारे को, और अपनी कंडीशन जो है उसको वर्केबल बनाना है ताकि नीचे कोई उतर कर उस पर काम कर सके, ठीक है, और उसके बाद आप बाकी काम करेंगे। तो इस किस्म के जो पंप्स और जो मशीनरीज हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज़ होती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ, ये वो चीज़ें होती हैं जिनको एज एन इंजीनियर आप लोग फोरसी कर रहे होते हैं, एज अ प्लानर, एज अ मैनेजर, एज अ साइट इंजीनियर, कि आपने अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इस किस्म की कि आपको पता है कि मॉनसून का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों की किसी साइट के ऊपर एक बिल्डिंग बननी है जिसकी मेजर एक्सकवेशन होनी है, बल्क पिक्ड एक्सकवेशन होनी है, तो आप लोग पहले अपना जो फोरकास्ट है उसको ऑब्जर्व करेंगे अगली 4-5 हफ्ते की, जिस तरह से भी आपको पास अवेलेबल होगी, कि कोई बारिशों का सिलसिला तो नहीं आ रहा। अगर तो इस तरह की कोई चीज़ आ रही होगी तो आप उस चीज़ को अपनी प्लानिंग के अंदर डालेंगे और उस चीज़ को मैनेज करेंगे कि अच्छा चलें इतने टाइम पीरियड के अंदर जो बारिशों का टाइम है उसमें हम एक्सकवेशन नहीं करते, क्योंकि अगर हमने एक्सकवेशन कर दी और बारिशें स्टार्ट हो गई तो हमारी वो सारी चीज़ें पानी से भर जाएंगी, वो एक्सकवेटेड एरिया। तो हम वाई नॉट कि हम ये एक्टिविटी अपनी किसी और जगह पर प्लान कर लेते हैं जब बारिशों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, और हम मीन वाइल कोई और एक्टिविटी साइट पे कर लेते हैं जिसका बारिश के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो इस तरह की वो चीज़ें होती हैं जो एज एन इंजीनियर आप लोगों को फोरसी करनी पड़ती हैं उन मसाइल से बचने के लिए कि आप बस रैंडमली खुदाई करवा दें और फिर अब बारिश हो गई है तो आप फिर हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं कि जी अब क्या करें, अब जब तक बारिश रुकती नहीं है हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये चीज़ें हम किसी हद तक इक्विपमेंट मशीनरी के अंदर कर चुके हुए हैं। यहाँ पर बस हम इनको क्विकली उस फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे। मोर और लेस उसी तरह की इन्फॉर्मेशन इन स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल है कि हमारे पास एक्सकवेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, शॉवल्स अवेलेबल हैं, वो किस किस्म के मटेरियल्स को बेसिकली या किस किस्म की वर्किंग कर सकते हैं, डिगिंग ऑफ ट्रेंचेस का काम कर सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री वर्क, डेमोलिशन कर सकते हैं, जनरल ग्रेडिंग एंड लैंडस्केपिंग एटसेट्रा, ये सारे इसकी वर्किंग आ जाती है। कॉम्पैक्टर या रोड रोलर्स ये आप लोगों ने देखे ही होंगे अमूमन कहीं से गुजरते हुए या काम होते हुए रोड्स के ऊपर। तो ये बात हो रही थी कि हमारे पास नॉर्मली जो डिफरेंट लेयर्स हैं किसी भी सड़क की, सड़क को टेक्निकल वर्ड्स के अंदर पेवमेंट कहा जाता है, सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में, या रोड को पेवमेंट कहा जाता है, ठीक है, इट इज़ अ टेक्निकल वर्ड। अब वो जो पेवमेंट है वो भी दो तरह की होती हैं, या तो वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती हैं या वो रिजिड पेवमेंट्स होती हैं। फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स वो होती हैं जिस तरह की आपकी मोटरवे है, जिसकी फाइनल सरफेस जो है वो आपको एक गुड राइडिंग क्वालिटी देती है, जिसके ऊपर एसफॉल्ट की और एसफॉल्ट और बिचुमेन एग्रीगेट, या एसफॉल्ट मींस के जो मिक्सचर है बिचुमेन और एग्रीगेट का जो मिक्सचर है दैट इज कंबाइनली कॉल्ड एज एन एसफॉल्ट, ठीक है। उस लेयर को जब ऊपर प्लेस किया जाता है
तो वो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल लेयर भी होती है जो लोड को बेयर कर रही होती है, और वो एक राइडिंग लेयर भी होती है, यूनिफॉर्म सरफेस प्रोवाइड करने के लिए भी एक लेयर, अल्टीमेट फाइनल लेयर आपके पास आ जाती है। उसका डुअल पर्पस होता है। एक वो कंस्ट्रक्शन होती है जो आपकी रिजिड पेवमेंट्स होती हैं जो कंक्रीट की बनी हुई होती हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा माइट भी, बहुत सारी जगहों पर हमारे पास क्या होता है कि कंक्रीट की सड़क, एक लेन जो होती है, अगर आपके पास कंक्रीट जो पेवमेंट है उसकी 3 लेन्स हैं, एक साइड पर जाने वाली 3 लेन्स हैं और दूसरी साइड पर आने वाली 3 लेन्स हैं, टोटल 6 लेन हाईवे है आपके पास। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो लेफ्ट मोस्ट लेन होती है नॉर्मली उसको कंक्रीट का रिजिड पेवमेंट के तौर पर बनाया जाता है। वो प्योरली कंक्रीट की बनी हुई होती है और उसके ऊपर फाइनल कोई वेयरिंग कोर्स भी नहीं होती, कोई एस्फॉल्ट की लेयर नहीं होती उसके ऊपर। Those lanes are particularly designed and provided for the heavy traffic. जो आपकी लोडिंग हैवी ट्रैफिक है वो एक्चुअली उसके लिए बनाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी हैवी ट्रैफिक जो है वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के ऊपर चल रही होती है, और जो रिजिड पेवमेंट होती है वो या तो खाली पड़ी हुई होती है, या फिर जो लाइट ट्रैफिक होती है वो हैवी ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए उस साइड को यूज़ कर रही होती है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक को तो आप जितने मर्जी हॉर्न देते रहें उसने तो लेफ्ट साइड पर होना नहीं है। बाय रूल बेसिकली उस हैवी ट्रैफिक के ऊपर वो चालान बनता है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रूल्स की इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इवन के साथ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई होगी तो वो अपनी फ्लेक्सिबल पेमेंट लेन के ऊपर ही चल रहा होगा, ठीक है। तो यही एक रीज़न, वन ऑफ द रीजंस, बहुत सारी रीजंस हैं, उनमें से एक रीज़न ये भी है कि हमारी सड़कें बस साल 2 साल भी नहीं निकालती और दोबारा से उनकी वही शैबी हालत हो जाती है। मतलब नई सड़क बनी है और अभी साल भी नहीं गुजरता वो दोबारा से टूट टूट का शिकार हो जाती है, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो बनाई गई होती है हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जा रहा होता। हमारी सारी हैवी ट्रैफिक उन लेन्स के ऊपर चल रही होती है जो कि बेसिकली उस लोड के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई होती। अब ये चीज़ आप अगर टेक्सला से रावलपिंडी जाते हैं, टेक्सला से रावलपिंडी अगर आप जीटी रोड के ऊपर मूव करते हैं तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेफ्ट मोस्ट लेन है वो आपकी रिजिड पेवमेंट है बड़े लंबे डिस्टेंस तक, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हैवी ट्रैफिक ने डेफिनेटली पिंडी से टेक्सला भी आना है और टेक्सला से पिंडी या ऑनवर्ड बाकी शहरों की तरफ भी जाना है। हमारे यहाँ पर एक मेन सोर्स है टेक्सला में, डेट इज़ द मार्गला क्यूरीज। यहाँ से क्रश जाती है और फिर आगे लार्नसपुर वाली तरफ से सैंड आती है। तो होता क्या है कि जब एक ट्रक जो है वो पिंडी से टेक्सला की तरफ आ रहा है तो वो नॉर्मली खाली होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो उस साइड के ऊपर उन्होंने कोई रिजिड पेवमेंट वाली लेन नहीं दी। नॉर्मल ट्रक जो है वो अपना मूव करता हुआ आएगा, यहाँ पर आकर वो अपने आप को फिल अप करेगा विद द रिक्वायर्ड मटेरियल, सैंड लेके जा रहा है, एग्रीगेट लेके जा रहा है या जो भी चीज़ है। अब जब वो टेक्सला से निकलकर पिंडी की तरफ जा रहा होगा तो उस साइड पर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे लेफ्ट मोस्ट लेन इज अ रिजिड पेवमेंट, क्योंकि अब यहाँ से जिन ट्रक्स ने वापस जाना है या डंपर्स ने वापस जाना है वो फिल्ड हो चुके हुए हैं मटेरियल से, उनके ऊपर जो डिजायर्ड वेट आना था वो आ चुका हुआ है, जो मैक्सिमम वेट आ चुका हुआ है बेसिकली। तो उस वेट से सड़क को बचाने के लिए लेफ्ट साइड के ऊपर टूवर्ड्स टेक्सला टूवर्ड्स पिंडी की जो लेन है उसको रिजिड पेवमेंट बनाया गया ताकि मिनिमम डैमेज जो है वो कॉज हो किसी भी पेवमेंट के ऊपर। तो ये इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की रोड्स बनाते हैं। बहरहाल इसमें किस तरह की टाइप्स हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, ये आप लोग इंशाल्लाह इन डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वर्क 1 में आपकी ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। बहरहाल यहाँ पर क्विकली ये बता दूं कि एक रोड की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। नीचे उसका सब बेस होता है, फिर सब ग्रेड होता है, फिर उसकी बेस होती है लेयर, और फाइनली उसकी वेयरिंग कोर्स या फाइनल लेयर आती है ऊपर, जिसको असफॉल्ट लेयर भी कहते हैं इन द केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ठीक है। तो ये 3 से 4 लेयर उसकी कम से कम आ रही होती हैं किसी रोड की। हर लेयर के ऊपर आपने कोई स्पेसिफिक ग्रेडेड मटेरियल डालना होता है और उसको किसी स्पेसिफिक लेवल की कॉम्पैक्शन देनी होती है। अब किस लेयर के ऊपर आप कॉम्पैक्शन करने जा रहे हैं वहां पर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा कॉम्पैक्टर या कौन सा रोड रोलर जो है वो यूज करना है। जो इस तरह के प्लेन फुटेड या जिसका ड्रम ऊपर से बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है, इस तरह का जो आप रोड रोलर यूज करते हैं वो आप अपनी लोअर लेयर्स के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली जो आपका सब बेस है या जो आपके पास सब ग्रेड नीचे लेयर्स आ रही हैं उनके ऊपर, ठीक है। जहाँ पर आपके पास ग्रैनुलर सॉइल है, मतलब सैंडी सॉइल है या बोल्डर्स हैं उसके अंदर, और इस किस्म के जो पार्टिकल्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं तो उसमें आप इस किस्म का रोलर जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर
इसके अंदर फिर दो तरह की और भी इसके अंदर वर्जन आ जाते हैं। एक तो सिंपल वर्जन होता है और एक वर्जन वो होता है जिसके अंदर आप इसी सिस्टम के साथ अटैच्ड वाइब्रेटर्स अटैच्ड होते हैं। मतलब आप जैसे जैसे फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं आपका ये जो ड्रम है ये वाइब्रेट भी कर रहा होता है, तो उस वाइब्रेशनल इफेक्ट की वजह से भी जो आपकी कॉम्पैक्शन है वो इनहेंस हो जाती है और कम टाइम में आपको ज़्यादा कॉम्पैक्शन जो है वो अचीव हो जाती है। सेम इज द केस देयर इज अनदर टाइप जिसके ऊपर शीप फुटेड रोलर जिनको कहते हैं, या टैंपिंग रोलर्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या आपको फर्क नजर आ रहा है, जो फ्रंट व्हील है बेसिकली उसके जो प्लेन सरफेस के ऊपर आपके पास प्रोजेक्शंस हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर वो प्रोजेक्शंस हो सकती हैं। These type of sheep-footed rollers are used and suitable for the clay soil. तो आप रोड का वो हिस्सा जिसके ऊपर आप क्ले को प्लेस करते हैं या जो सिल्ट टाइप की सॉइल है, नॉन ग्रैनुलर सॉइल है, उसके ऊपर आप इस किस्म के शीप फुटेड रोलर को यूज़ करते हैं। तो इससे आपके पास जो कंपैक्शन है वो रोड की वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होती चली जाती है। तो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की आपको मशीनरी जो है वो अडॉप्ट करनी है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल कि आप किसको कॉम्पैक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, ये जो इसका फ्रंट ड्रम होता है ये अंदर से हॉलो होता है और आपने अगर इसका वेट इंक्रीज करना है, मतलब एक तो इसका वो डेड वेट होगा ना, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है इसका वो एक डेड वेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। आप चाहते हैं कि हम इसका वेट बढ़ा दें तो इसके साइड पर ओपनिंग्स होती हैं, या तो आप इस पूरे ड्रम को पानी के साथ फिल अप कर देते हैं या आप इस पूरे ड्रम को सैंड के साथ फिल कर देते हैं, सो डैट कि इसका जो टोटल वेट है वो इंक्रीज हो जाए और आप जो कॉम्पैक्शन है वो कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा कॉम्पैक्शन जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की भी वर्किंग्स जो है वो आपको इस फॉर्मेशन में मिलती हैं। फिर इसके अंदर मॉडिफाइड टैंपिंग रोलर्स भी आ जाते हैं। ये एक पूरी अटैचमेंट है जो नॉर्मल ट्रैक्टर के साथ भी अटैच हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये वो पूरा ग्रिड रोलर है। ये जो वेट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको आप फिल कर देंगे, या तो ये परमानेंट वेट होंगे, इसके अंदर कंक्रीट भी भरी जा सकती है कि परमानेंटली कंक्रीट भरकर इनको वेट बना लें, या इसके अंदर सैंड फिल कर दें, तो जो भी सूटेबल ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल होगी। ये उसका क्लोजअप व्यू है कि आपके पास ये जो ग्रिड्स बने हुए हैं, ये जो मैश बना हुआ है, हर ग्रिड पॉइंट का ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो ये तकरीबन टिप ऑफ दिस ग्रिड है कि इस ग्रिड की जो टिप है वो बेसिकली कांटेक्ट में आएगी। इस तरह की जो ग्रिड है इसको यूज़ किया जाता है बोल्डर्स टाइप के मटेरियल के ऊपर कॉम्पैक्ट करने के लिए, कि जब वो जो स्मॉल बोल्डर या जो भी आपके पास एक एग्रीगेट या जो पत्थर है जब वो इसके नीचे आएगा, जैसे ही इस पॉइंट लोड के नीचे आएगा, ठीक है, ये काइंड ऑफ पॉइंट लोड की फॉर्मेशन बनाएगा। यहाँ पर जो भी पत्थर इसके नीचे आएगा उसके ऊपर जब पॉइंट लोड आएगा तो वो पत्थर बेसिकली क्रश हो जाएगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके उस मटेरियल के अंदर छोटे छोटे बोल्डर्स और पत्थर अवेलेबल हैं और आप उनको ड्यूरिंग दिस कॉम्पैक्शन प्रोसेस क्रश भी करना चाहते हैं, तो आप इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं या इस मशीनरी को यूज़ कर सकते हैं। तो हर ग्रिड का ये जो पॉइंट लोड की फॉर्मेशन हो रही है, इनके नीचे जैसे ही कोई पत्थर आएगा तो पॉइंट लोड की वजह से वो वहाँ पर क्रश हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को पॉइंट लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का आइडिया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की मदद से, कि पॉइंट लोड एक कंसंट्रेटेड लोड होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, और यूडीएल जो होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। ठीक है, तो जो कंसंट्रेटेड लोड है उसका इम्पैक्ट उस लोकलाइज्ड पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद इसी में न्यूमेटिक टायर रोलर्स आ जाते हैं। ये रोलर्स जो हैं ये बेसिकली वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट की जो फाइनल लेयर होती है, ऊपर एस्फॉल्टिक लेयर होती है, आपने अगर मोटरवे की रिहेबिलिटेशन या कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी हो तो उसके ऊपर न्यूमेटिक टायर्स आपको नजर आएंगे फाइनल लेयर के ऊपर यूज होते हुए। ठीक है, जो फाइनल एस्फॉल्टिक लेयर जब डाल दी जाती है, एस्फॉल्ट को डाल दिया जाता है, एंड एस्फॉल्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ बिचुमेन जिसको लुक भी कहते हैं एंड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो उसको जब प्लेस करना है और उसकी सरफेस को स्मूथ करना है तो आप इस तरह के न्यूमेटिक टायर रोलर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स कि एस्फॉल्ट यहाँ पर प्लेस कर दी गई है और उसके ऊपर न्यूमेटिक टायर रोलर्स जो हैं वो मूव किए जा रहे हैं। ये वंस अगेन उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं, ये वही वाइब्रेटिंग रोलर्स जो आपसे जिक्र किया था कि इसके अंदर वाइब्रेटर्स का भी अटैचमेंट होती है कि वो आपका ड्रम जो है वो साथ साथ वाइब्रेट करने की भी कैपेसिटी रखता है, लेकिन अगर उस मशीन के अंदर ये अवेलेबिलिटी है इस सिस्टम की, ठीक है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो क्रेन्स यूज़ हो रही हैं, होस्टिंग क्रेन्स आपके पास यूज़ हो रही हैं। कुछ क्रेन्स हैं वो फिक्सचर हैं, वो परमानेंट हैं, फिक्स हो जाती हैं, लेकिन किसी जगह पर अगर आपने टाइमली कोई काम करना है और जाकर कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है तो आप मूवेबल क्रेन्स को भी वहां पर लेकर जा सकते हैं।
इनकी फिर अल्टीमेटली डेफिनेटली कैपेसिटीज़ हैं कि आपने किस कैपेसिटी की क्रेन वहाँ पर इंस्टॉल की है, अकॉर्डिंगली उसका कोई एक फाइनल वेट होता है कि आपने उस कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उसके ऊपर नहीं डालना होता, कि उसकी जो भी डिज़ाइंड कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको वहाँ पर प्लेस किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट्स पे आ जाएंगी आपके पास चीज़ें, ठीक है। ये आप किसी क्योरी से भी ले सकते हैं, और किसी ऑन साइट आप अगर किसी मटेरियल की सीविंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीविंग से मुराद कि उसकी आप नंबर ऑफ उसकी ग्रेडेशन जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, 2-3 मटेरियल्स को मिक्स कर रहे हैं और उसको अल्टीमेटली किसी और फाइनल पॉइंट पर प्लेस कर रहे हैं, तो आप कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से उसको वहाँ पर प्लेस डाउन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ऊपर क्योरीज में से आपने मटेरियल निकाला, राइट साइड वाली अगर आप इमेज को देखते हैं तो इस कन्वेयर बेल्ट की मदद से वो मटेरियल आएगा और अल्टीमेटली नीचे डंपर ट्रक खड़ा हुआ होगा, उसके गेट्स नीचे से शटर ओपन किया जाएगा, वो मटेरियल उस डंपर के अंदर गिर जाएगा, फिर उसका शटर बंद कर दिया जाएगा, दूसरा डंपर आकर यहाँ पर खड़ा होगा, फिर दोबारा से मटेरियल आएगा और वो डायरेक्टली उसके अंदर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टनल बोरिंग मशीन, ये दिस इज कॉल्ड द TBM, ठीक है। ये टनल्स बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। और ये अगला ये इसका फ्रंट फेस है, ये दीज आर दी कटर्स और द ब्लेड्स जो उसके आगे लगे हुए हैं, ये राउंड, ये मतलब आपका 360 डिग्री के ऊपर ये रोटेट करता है अगला पीस और फ्रंट साइड पर मूव करता जाता है। जैसे जैसे ये आगे मूव करता है और ये रोटेट कर रहा होता है इन कटर्स की मदद से, जिस भी पहाड़ के अंदर या जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर आप कटिंग कर रहे होते हैं वो आपकी बेसिकली टनल जो है वो उसके अंदर बनती जाती है। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे एक लेक्चर के अंदर। ये एक फाइनल पॉइंट है कि जब टनल एक साइड से पहाड़ के इन्होंने टनलिंग स्टार्ट की और अल्टीमेटली जब ये दूसरे साइड पर इनकी टनलिंग कंप्लीट हुई है, ये उस कंप्लीटिंग फेज का, उस अकम्पलिशमेंट का, उस एक सक्सेस का इन्होंने एक बनाया हुआ है कि तमाम वर्कर्स जो हैं वो सक्सेसफुली जब उनकी टनल कंप्लीट हो गई है तो वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने एक ग्रुप फोटो बनाया हुआ है, ठीक है। टनल बोरिंग मशीन आल्सो नोन एज अ मोल इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सकवेट टनल्स विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन थ्रू अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड रॉक स्ट्रेटा। तो इसमें जो स्ट्रेटा है वो मल्टीपल आ सकता है और वेरी भी कर सकता है कि आपने जब टनलिंग स्टार्ट की तो शुरू में सॉफ्ट सॉइल थी या मीडियम रॉक्स थी, सॉफ्ट रॉक्स थी, और आगे चलकर वो क्ले आ गई या कोई और, तो वो हर तरह के मटेरियल को बेसिकली इट हैज़ अ कैपेसिटी टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। कंक्रीट मिक्सर्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप आ जाती हैं, ठीक है। ये वो हैं जो आप नॉर्मली साइट पर इस किस्म के कंक्रीट मिक्सर जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। दीज आर दी कंक्रीट मिक्सर ट्रांजिट मिक्सर्स मशीन्स हैं, ठीक है। और जो कंक्रीट मिक्सर्स हैं उसके अंदर दो तरह के, ये आगे इन ट्रांजिट मिक्सर्स आ गए हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये इन ट्रांजिट मिक्सर्स वही हैं जो आपके ट्रक वाले हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ को ट्रांजिट कर रहे होते हैं, और जो आपके पास एजिटेटिंग और टर्निंग ऑफ द ड्रम जो है बेसिकली ये इस चीज़ को इंश्योर कर रहा होता है कि आपका मटेरियल जो है वो लिक्विड स्टेट में रहे। जो आपका उसके ऊपर मिक्सर के ऊपर जो ड्रम लगा हुआ है, इट इज़ इन कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग कंडीशन या रेवोल्यूशन कंडीशंस, कि वो इस बात को इंश्योर करे कि आपका मटेरियल सेट ना करे और लिक्विड स्टेट के अंदर रहे। दीज आर दी सम मॉडर्न मशीनरीज अवेलेबल, कि जो आपकी पेवमेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपकी ये बकेट जो है इसके ऊपर एस्फॉल्ट पड़ा हुआ होता है। ये जैसे जैसे मशीन आगे चलती जाती है इसके अंदर जो पैरामीटर्स आप सेट कर देते हैं कि कितनी थिकनेस की आपने लेयर डालनी है और कितनी विड्थ की डालनी है, ये मिक्सर मशीन डलती चली आगे आगे चलती चली जाती है और आपका वो नीचे जो पेवमेंट है, एस्फॉल्ट पेवमेंट जो है वो नीचे प्लेस होती चली जाती है और फिनिश भी होती चली जाती है। अल्टीमेटली ये उसके ऊपर सिर्फ जो है न्यूमेटिक रोलर्स चलाकर कॉम्पैक्ट करते हैं, अदरवाइज उसकी फाइनल फिनिशिंग वहाँ पर होती रहती है। इसके अलावा डिफरेंट क्रशर्स हैं, जब किसी क्योरीज में से ब्लास्टिंग के नतीजे में हमारे पास बड़े बड़े बोल्डर्स निकल आते हैं, जिस तरह से एग्रीगेट के इधर मार्गला में से निकलते हैं, तो उस वक्त उस स्टोन का साइज बहुत बड़ा होता है, वो बड़े पत्थर के साइज में होता है, उसको अल्टीमेटली वर्केबल साइज के अंदर लाने के लिए डिफरेंट क्रशर्स में से उसको पास किया जाता है और वो क्रशर उस साइट के ऊपर ही परमानेंटली इंस्टॉल्ड होते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, चलें, ये इसकी एक एनिमेटेड है। फॉर एग्जांपल कन्वेयर बेल्ट की मदद से जो बड़ा बोल्डर है वो यहाँ पर आ रहा है, इस क्रशर के अंदर जब गिरता है ये उसके डिफरेंट मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टील के बहुत बड़े बड़े जॉज होते हैं, उस जॉज के अंदर जैसे ही ये गिरता है तो वो उस मूवमेंट की, स्पेसिफिक मूवमेंट की वजह से वो जो पत्थर है वो क्रश हो जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स और अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी वो नीचे गिर जाता है। अब ये हो सकता है कि आप एक ही मटेरियल को नंबर ऑफ क्रशर्स के अंदर से पास करें टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड साइज। हो सकता है पहला जो क्रशर है वो उसको किसी स्पेसिफिक साइज के अंदर कन्वर्ट करता हो, इसके बाद
यही मटेरियल नीचे मौजूद कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरेगा और वो कन्वेयर बेल्ट उसको आगे मौजूद अगले क्रशर के पास ले जाएगा और वो क्रशर उसको मजीद छोटे साइज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट जो आपके पास क्रशर्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के अंदर उस मटेरियल के ऊपर ऑन साइट ही उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो आपके पास ये वेरी कॉमन टाइप ऑफ द जॉ क्रशर जो आपको इधर भी मार्गरा हिल्स के अंदर भी आपको अवेलेबल है, नज़र आ जाते हैं कि जिस तरह से मटेरियल आता है वो इस तरह के फॉर्मेशन के ऊपर वर्क कर रहा होता है प्रिंसिपल के ऊपर। कुछ और क्रशर्स भी हैं यहाँ पर, ये जो आपके पास रोटरी जो आ जाते हैं, सॉरी ग्रे रोटरी क्रशर्स जो आ जाते हैं आपके पास, इसके अंदर कुछ सर्कुलर फॉर्मेशन में आपके पास चीज़ आ रही है। यहाँ पर आपके पास मटेरियल आएगा, ये सेंट्रल पार्ट या इसका एक्सटर्नल पार्ट, एक कोई इसका स्टेशनरी होगा, दूसरा इसका मूवेबल असेंबली होगी। वो जब मूव करेगी, जैसे ही मटेरियल यहाँ से फ्रीक्वेंटली इस पार्ट के साथ स्ट्राइक करेगा आउटर फेस और इनर फेस के साथ, तो वो जो स्टोन का बड़ा पार्ट है वो बेसिकली स्मॉलर पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहीं से वो अल्टीमेटली नीचे इस गैप्स के अंदर से वो नीचे चला जाएगा और किसी फाइनल लोकेशन के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। ये उसका एनिमेटेड है। टू एंड फ्रो मोशन की वजह से जैसे ही ये आया, ये इट्स अ ह्यूज मेटल पार्ट, ठीक है, नीचे उसकी एक असेंबली लगी हुई है जो उसको रोटेट करवा रही है, घुमा रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो मटेरियल यहाँ पर हम फीड कर रहे हैं वो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर होता हुआ बैक साइड के ऊपर या किसी कलेक्शन पार्ट के ऊपर चला जाएगा। ये कोन क्रशर्स हैं, इसके अंदर कोन क्रशर्स बेसिकली रिवॉल्व हो रही हैं एट अ सेंट्रल एक्सिस, ये चीज़ मूव हो रही है। यहाँ से आप जब मटेरियल फीड कर रहे हैं तो वो उस मूवमेंट की वजह से और लेस एरिया जो स्पेस है जो ऊपर ज़्यादा था और ग्रेजुअली जो रिड्यूस होता चला गया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो मटेरियल जो है डाउन साइज में होता हुआ बॉटम चीज़ पर आ जाएगा। ये वही कोन क्रशर है। कोन क्रशर बेसिकली अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और इस तरह से पेंडुलम मोशन के अंदर भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये पेंडुलम मोशन आपके पास आ गई है और इस एनिमेशन के अंदर बहरहाल हमें उसकी रिवॉल्विंग पार्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो उसको रिवॉल्व भी कर रहा है और दोनों एक्सिस के अबाउट, यानी कि दोनों मोशंस उसको मिल रहे हैं टू कन्वर्ट दैट बिगर साइज ऑफ द बोल्डर्स इनटू स्मॉलर साइजेस। ये हमारे पास रोलर क्रशर्स हैं, ये भी किसी हद तक आपको इधर मार्गला क्रशर जगहों पे नज़र आ जाते हैं। ठीक है, कि दो रोलर्स हैं आपस में विद स्लाइट स्पेस बिटवीन देम। इसके अंदर जब बोल्डर्स गिरते हैं, स्मॉल बोल्डर्स इसके अंदर आएंगे, वो मज़ीद जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट होकर नीचे चले जाएंगे। रिलेटिवली स्मॉलर पार्टिकल इसके अंदर आए और उससे ज़्यादा इनकी स्मॉल फाइनिंग हो गई और वो अल्टीमेटली डाउन साइड के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह हैमर मिल्स आ जाती हैं आपके पास, इसमें भी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। नीचे रोलर्स बन रहे हैं, कटर्स हैं। ठीक है, आप जब यहाँ से इस पर अपना मटेरियल फीड करेंगे, ये जैसे ही मटेरियल यहाँ पर आएगा, ये जो आपके पास इस पर छोटे छोटे हैमर्स लगी हुई हैं या प्रोजेक्शंस हैं, ये जब इसको आकर अल्टीमेटली इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आ रहे हैं, जब इसको स्ट्राइक करेंगे तो एक इम्पैक्ट फोर्स आएगी, एक हैमरिंग फोर्स आएगी उस पार्टिकल के ऊपर और वो उसको नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी, तोड़ देगी। अब इस हैमरिंग प्रोसेस के अंदर या इस क्रशिंग प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली आपके पास डस्ट भी प्रोड्यूस होगी। उस डस्ट को बेसिकली इजेक्ट करने के लिए या निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट फैन अरेंजमेंट्स हैं कि वहाँ से वो डस्ट वहाँ से निकल जाएगी और अल्टीमेटली जो स्क्रीन मटेरियल है वो स्क्रीन मटेरियल वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्रशर्स आर अवेलेबल। ठीक है, ऑल दो कि हमारे यहाँ इन प्रैक्टिस जो है ये बस 2 से 3 टाइप के ही हमें क्रशर जो हैं वो देखने में नज़र आते हैं, बट देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ क्रशर्स अवेलेबल। ये उसकी सीविंग हो जाएगी। क्रशर के साथ ही स्क्रीन लगी हुई होती हैं कि ऊपर ये पहली स्क्रीन जो है इसका जो मैश साइज है वो बड़ा होगा, फिर छोटा होगा एंड सो ऑन, अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस। अब जब आपके पास इसके ऊपर मटेरियल आएगा थ्रू द हेल्प ऑफ द कन्वेयर बेल्ट किसी क्रशर में से गुजरते हुए, बाद में जब वो मटेरियल इसके ऊपर आएगा तो ये जो सीवर्स होते हैं या ये जो शेकर्स होते हैं ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हॉरिजेंटली भी हो सकते हैं, वर्टिकली भी हो सकते हैं। उस मूवमेंट की वजह से, उस शेकिंग की वजह से बेसिकली कुछ पार्टिकल्स वो होंगे जो इस मैश में से पास कर सकते होंगे, वो नीचे चले जाएंगे। जो उस मैश के साइज से बड़े होंगे वो ऊपर ही रिटेन कर जाएंगे। फिर जो मटेरियल नीचे गया है वो जिस मैश के ऊपर गया है वो स्लाइटली ज़्यादा क्लोजर स्पेसिंग के साथ है। अब कुछ मटेरियल उसके ऊपर रिटेन हो जाएंगे और बाकी कुछ उसमें से पास हो जाएंगे। इसी तरह से ग्रेजुअली आपके पास डिफरेंट ग्रेडिंग के जो एग्रीगेट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको अपने पास स्टोर कर लेंगे। फिर जिस प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, जब हम साइट पर जाते हैं, कोई हमने एग्रीगेट वहाँ से लेना होता है तो हम उनको साइज़ बताते हैं कि हमें किस ग्रेड का एग्रीगेट चाहिए, तो उनके पास ऑलरेडी सीविंग हुई भी होती है, तो वो उस ग्रेड का जो एग्रीगेट है, उस सीव साइज़ का जो एग्रीगेट है वही आपको प्रोवाइड करते हैं।
नॉर्मली हम प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या करते हैं कि 2 से 3 ग्रेड्स के जो एग्रीगेट्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं, बड़ा पार्टिकल भी उसके अंदर अवेलेबल हो, मीडियम साइज का भी, और उसके अंदर स्मॉलर पार्टिकल भी स्टोन के अवेलेबल हो, सो डैट के एक कॉम्पैक्ट पैकिंग बन जाए। जब हम उसकी कंक्रीट बनाएंगे तो वो एक डेंस पैकिंग बने, बीच में कोई वॉइड्स जो हैं वो ना रहें। इनफैक्ट प्रैक्टिकली तो वॉइड्स रहते ही हैं, बट हम उनको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना ही अल्टीमेटली हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनेगी, जितना डेंस किस्म का आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, खसूसन लैब के अंदर, कि आपने किस तरह से ग्रेडिंग को सिलेक्ट करना है और इन वॉइड्स को आपने मिनिमाइज करना है, कि सैंड को आप करना है, सीमेंट को किस तरह से यूज़ करना है, ताकि आपके जो अल्टीमेटली हार्डेंड स्टेट के अंदर जो कंक्रीट बन रही है उसके अंदर मिनिमम वॉइड्स आ जाएं आपके पास। इसी तरह से रिवॉल्विंग स्क्रीनिंग्स हैं, ये नॉर्मली स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए या सैंड की स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ होते हैं इस किस्म के, कि सैंड को अगर आपने, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आपने लार्नसपुर की सैंड आपने अवेलेबल की है, आपकी साइट पर अवेलेबल है, लेकिन आप उसको ही यूज़ कर प्लास्टर करना चाहते हैं दीवारों के ऊपर, तो आप क्या करेंगे कि उसको किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर ये इस तरह से छोटा सा सीवर लगा देंगे, और उसके अंदर से जब वो फाइन पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, जो उसका कोर्सर पार्टिकल है वो उसके अंदर ही रिटेन कर जाएगा इस मेश्ड ड्रम के अंदर। तो आपके पास जो नीचे मटेरियल आएगा उसको आप अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं किसी स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए, जिस तरह से हमने एक बात की कि आप उसको प्लास्टरिंग के अंदर यूज़ करेंगे। ये आपके पास शेकर है। इसी तरह के मिलते जुलता शेकर जो है राउंड फॉर्मेशन के अंदर आपको लैब में भी नज़र आएगा, कि आप उसमें मटेरियल फीड कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है, ये वाइब्रेट होता है, सारे मटेरियल्स उसके अंदर सीव होकर अल्टीमेटली सारी ग्रेडेशन कर्व आपके पास, ग्रेडेड मटेरियल जो है वो आपके पास आ जाता है। इट इज़ ऑफ ग्रेटर साइज, ये डेफिनेटली किसी साइड के ऊपर लगा हुआ होगा, क्रशर वाली साइड के ऊपर, ताकि वो ह्यूज पार्टिकल्स को या बल्क ऑफ द मटेरियल को वो बेसिकली सीव कर कर आपको फाइनल रिजल्ट्स जो है वो दे दे। ये वही वाइब्रेटिंग स्क्रीनर्स हैं इंक्लाइन फॉर्मेशन के अंदर। रेंट इक्विपमेंट्स या ओन इक्विपमेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ वही आ जाती है कि हमारे पास आपने वो जो मटेरियल्स हैं वो रेंटेड लेने हैं या आपने परचेज करने हैं। तो हर प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रूरी नहीं होता कि आप वो जो इक्विपमेंट है वो आप परचेज कर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें। अगर आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट में उस स्पेसिफिक मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है, कि आपने एक दफ़ा कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दी उसके बाद उस इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप नॉर्मली उस तरह की इक्विपमेंट्स को या उन मशीनरीज़ को फॉर द टाइम बीइंग रेंट पर अपनी साइट पर ले आते हैं, रेंट पे करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और अल्टीमेटली जो ऑनर है वो अपनी मशीनरी वापस ले जाता है। और जिस तरह से लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, इन मशीनरीज़ का जो रेंट होता है वो पर आवर्स के हिसाब से पे किया जाता है। और अगर आप साइट पे काम करें या ना करें, मशीन जब आपकी साइट पर आ जाती है तो आपने उसका रेंट पे करना होता है। तो लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या वो कॉन्ट्रैक्टर्स या वो कंपनी जो सिर्फ रोड के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती हैं, तो उनको पता है कि हमने हमेशा रोड के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो हम वाई नॉट के रोलर कॉम्पैक्टर्स और इस तरह के जो मेजर मशीनरीज हैं वो हम परचेज़ कर लें। एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, फॉर द लाइफ टाइम वो हमारा एक एसेट बन जाएगा और हमें बार बार बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो यही बात किसी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो या कोई इस किस्म का स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हो कि वो कंपनी फील करे कि हमने इस तरह के प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर भी करने हैं और हमें ये जो एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है ये हमें आगे भी इन फ्यूचर यूज़ आ सकता है, तो वाई नॉट हम इस इक्विपमेंट को परचेज़ कर लें और इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को हम जब यूज़ करेंगे तो हमारा वो रेंट वाला फैक्टर जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो फाइनल डिसीजन होता है ये बेसिकली कंपनीज़ या वो जो ऑनर्स हैं वो खुद लेते हैं कि हमारे लिए क्या फीजिबल है, क्या हम इसको परचेज़ करें या हम इसको रेंट करें। तो बेस्ड अपॉन दीज ऑल पैरामीटर्स के आपका वो टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है उस इक्विपमेंट की, उसका कॉस्ट बेनिफिट क्या है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, इन तरह के जो पैरामीटर्स हैं इनका एनालिसिस करने के बाद ही वो कंपनी अपना फाइनल डिसीजन बनाती है कि हमने वो इक्विपमेंट परचेज़ करना है या हमने उसको रेंट आउट करना है। ठीक है, तो ये तो एक हमारी डिस्कशन हो गई इन मशीनरी से रिलेटेड। इसमें हमारा अब बेसिकली जो ये वीक चल रहा है, थर्ड वीक चल रहा है, लेक्चर हमारा ये सेकंड हुआ है। जी हाँ जी सर, जो आप मशीनरीज अगर रेंट पे ले रहे हैं तो लाइक अगर बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारे टाइम के लिए चाहिए होती हैं, और अगर लाइक यू जस्ट रेंटिंग द इक्विपमेंट एंड और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप एक प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें, तो इसलिए कि आपका जो प्रॉफिट एंड पे जो आफ्टर एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है एंड पे आपको बहुत अपना कम बेनिफिट मिल रहा होता है, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली पर आवर पेमेंट होती है एंड सारा टाइम लाइक सारी कॉस्ट पे लग रही होती है।
अच्छा देखिए, मैंने आपको यही बताया ना, ये बहुत सारे, ये डिसीजन आपका बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, शॉवल मशीन की लेते हैं, ठीक है, जो आपके पास पावर शॉवल है जो एक्सकवेशन करता है। अब नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है वो प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट हो और कोई हाई राइज बिल्डिंग है और उसने अल्टीमेटली वो 3 साल का प्रोजेक्ट है, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन एज फार एज द एक्सकवेशन पार्ट इज कंसर्न, ये आपकी सिविल की जो स्टार्ट की एक्टिविटीज़ हैं ये बस उसके अंदर ही है कि आपने एक दफ़ा स्टार्ट में जो उसकी एक्सकवेशन थी वो करनी होगी और अल्टीमेटली जब आपका स्ट्रक्चर ग्राउंड से बाहर आ जाएगा, फाउंडेशंस वगैरह बन जाएंगी और वो आपका NSL लेवल से ऊपर आ जाएगा स्ट्रक्चर, तो फिर आपके पास नॉर्मली उस मशीनरी की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब वहाँ पर एक्सकवेटर को सिर्फ परचेज कर लेना उस एक ही दफ़ा की बल्क पिक एक्सकवेशन या ट्रेंचेस एक्सकवेशन के लिए, तो दैट विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन मे बी, बट मे बी इट माइट बी अ वाइज डिसीजन। के वही बात है कि अगर आपको पता है कि आप इसी तरह के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, और ये भी होता है कि एक कंपनी के एक वक्त में 10 जगहों पे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं बड़ी कंपनीज के, तो उसमें क्या होता है कि उस केस में आपको अपनी इक्विपमेंट ले लेना फिजिबल होता है। आप ये कहते हैं कि पैरेलल में हमारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम इस तरह से अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट करते हैं कि जब एक प्रोजेक्ट की एक्सकवेशन खत्म होगी या उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज़ उस साइट के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, तो हम अगली साइट के ऊपर उस इक्विपमेंट को ले जाएंगे और वहाँ पर उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से उसको थर्ड साइट पर ले जाएंगे, फोर्थ पर ले जाएंगे, पैरेलल में ये हमारा सारा काम जो है वो चलता रहेगा। तो आप लोग 5th सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से, जिसके अंदर आप अपनी ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं इनको प्लान करते हैं और प्रॉपरली शेड्यूल करते हैं कि किस वक्त हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो ये वो फेज़ होता है कि अगर एक कंपनी की मल्टीपल साइट्स चल रही हैं कंस्ट्रक्शन की, तो वो अपनी शेड्यूलिंग और प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि जब एक साइट के ऊपर कोई एक एक्टिविटी चल रही है और उसके लिए जो इक्विपमेंट जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, पैरेलल में हमारी जिस साइट पर काम हो रहा होता है वहाँ पर उस वक्त उस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस ना हो रही हो, क्योंकि अगर पैरेलल में वहाँ पर भी वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी तो फिर उनको किसी न किसी तरह अपना वो चीज़ चलाने के लिए या तो उस साइट के लिए अपनी इक्विपमेंट रेंट पे लेनी पड़ेगी और एक साइट के ऊपर उनकी परमानेंट इक्विपमेंट काम कर रही होगी, तो ओवरऑल ये कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में चल रही होती हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो इस बात को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि आपने इक्विपमेंट लेना है या नहीं लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें डायरेक्टली, अब जिस तरह से कंक्रीट पंप है, एक कंपनी है उसने जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसने कहा कि हम जो जितनी भी स्लैब्स डालेंगे, ठीक है, वो हम कंक्रीट पंप की मदद से डालेंगे। तो उस पूरे सिविल प्रोजेक्ट के अंदर या उस पूरी बिल्डिंग के अंदर जो कि सिर्फ 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उसने 3 मरतबा कंक्रीट पंप यूज़ करना है। तो उसके लिए वो इतना कॉस्टली इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे। कंक्रीट पंप की एक्टिविटी नॉर्मली 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की एक्टिविटी होती है कि आप सिंपल कंक्रीटिंग बैचिंग प्लांट से कंक्रीट मंगवाएंगे, कंक्रीट पंप अटैच करेंगे, उससे अपनी 2 से 3 घंटे में पूरी छत भर लेंगे, उसको रेंट पे करेंगे और वो चला जाएगा। फिर आप अपनी बाकी वर्किंग करेंगे, अगली स्टोरी बनाएंगे, फिर जब स्लैब का लेवल आएगा उस वक्त आप दोबारा उसको एक दिन के लिए बुला लेंगे। तो दैट इज़ बेसिकली द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपसे इस बात पर डिस्कस आ रहा होता है कि आपने इक्विपमेंट को परचेज करना है या रेंट पे लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास अच्छा जो क्विज आ रहा है वो 5th वीक में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे जो टेंटेटिव शेड्यूल आपसे शेयर किया गया, इसमें जो हमारे पास क्विजेज हैं या जो असाइनमेंट्स हैं वो हमारे पास वीक वाइज ही चलेंगी। जो हमारा एक्चुअली सेमेस्टर का वीक 5 जब आएगा उसमें आप लोगों को खुद से पता होना चाहिए। अगर मैं एक वीक पहले आपको नहीं भी बताता तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप लोगों ने उस टाइम पर प्रिपेयर हो जाना है। उससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हुए होंगे उसी में से आपका क्विज जो है वो उस वीक में कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा आपने अपनी नज़र में रखना है, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए या उस दिन कोई स्टूडेंट ये कह रहा हो कि लास्ट वीक में मैंने उस बात को बताया नहीं था कि जी फलां दिन असाइनमेंट है या फलां दिन क्विज है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद इसके अंदर, अच्छा लैब्स के इसके अंदर क्विज मेंशन नहीं किए, तो ये चीज़ हम ना अंडरस्टूड कर लें, अभी आप लोग ज़हन में रख लें कि जिस दिन आपका थ्योरी का क्विज होगा जिस वीक में, उसी दिन आपका उस सेम टाइम के ऊपर ही ना साथ ही लैब का क्विज भी कंडक्ट होगा।
तो उस वीक तक, यानी कि आज 3rd वीक चल रहा है, तो आज 3rd वीक तक आप लोगों ने ये जो मेगा स्ट्रक्चर शेख जायद मॉस्क है इसकी कंस्ट्रक्शन की वीडियो आप लोगों ने इस वीक में कंप्लीट कर लेनी है, देख लेनी है, ठीक है। 4th वीक में कुछ नहीं है। 5th वीक में आपका बेसिकली ये बुर्जुल अरब और ये जो शेख जायद मॉस्क है, इन 2 वीडियोस का जो आउटपुट है या इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर से आपका लैब का क्विज बनेगा, और अल्टीमेटली जो थ्योरी का क्विज है वो हमारी थ्योरी स्लाइड्स में से 4th वीक तक जितना हमने पढ़ लिया होगा वो उसके अंदर से बनेगा, ठीक है। तो सेम डे में ही हमारे दोनों जो क्विजेज हैं, जो असेसमेंट्स हैं, वो आपकी कंडक्ट होंगी। अभी कोई स्लाइड शेयर कर देना, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो बाकी कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।